हम अब थोड़ा इन जनरल इस पर बात करना चाहते हैं कि परिवार में संबंध पूर्वक जीने में अलग अलग संबंधों में हमारी क्या भूमिका भागीदारी होती है। तो जितनी बात हमको विवाह और रिलेशनशिप के संदर्भ में करना था पिछले 3 सत्रों में हम लोग कर चुके। अब हम आगे बढ़ना चाहते, परिवार में जीते हुए जो अलग अलग संबंध हैं हमारे, उसमें हमारी क्या भूमिका और भागीदारी होती है और हम कैसे वहाँ निर्वाह कर सकते, उसके संदर्भ में हम थोड़ा बात करना चाह रहे हैं। किसी संबंध में देखेंगे ना, तो मूल मुद्दा, मेन इशू एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का है, भावों के निर्वाह का है। उसमें से सिर्फ जो केयर की फीलिंग है, ममता का भाव है, उसको फुलफिल करते समय जब हम दूसरे के शरीर का पोषण संरक्षण करने जाते हैं, नर्चर और प्रोटेक्शन करने जाते हैं, तो हमको सुविधा की, फिजिकल नीड्स की जरूरत दिखाई देती है। बाकी किसी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में सुविधा का बहुत रोल नहीं है। आपके प्रति विश्वास को एक्सप्रेस करने में सुविधा का बहुत रोल नहीं है। सम्मान को एक्सप्रेस करने में सुविधा का बहुत रोल नहीं है। आपके प्रति कृतज्ञता के भाव को व्यक्त करने के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है, आपको साधन उठा के देने की जरूरत नहीं है। आपके प्रति गौरव को व्यक्त करने के लिए, श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए, वात्सल्य को व्यक्त करने के लिए, स्नेह को व्यक्त करने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि सुविधाओं का भी आदान प्रदान किया ही जाए। ठीक, कहीं सिंबल के रूप में, प्रतीक के रूप में उसको प्रयोग करने की जरूरत है तो किया भी जा सकता है, लेकिन वो प्रतीक या सुविधा नहीं डिसाइड करती है भाव को, बल्कि भाव के आधार पर आवश्यकता अनुसार सुविधाओं का हम आदान प्रदान, ट्रांजैक्शन करते हैं। तो इन भावों में भी देखेंगे ना, तो विश्वास, सम्मान और स्नेह, ये 3 भाव किसी भी संबंध में जीने की दृष्टि से बहुत प्रधान है। किसी भी संबंध में दूसरे मनुष्य की चाहना के ऊपर ही अगर मुझे विश्वास नहीं है, दूसरा मुझे सुखी समृद्ध करना चाहता है, इस रूप में उसका इंटेंशन ठीक है, ये बात पर अगर मुझे भरोसा ही नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं गुस्सा, क्रोध, विरोध, खीज, बदला, इसी में हमारा माइंडसेट जाता है। ऐसे ही दूसरे मनुष्य को अपने जैसा स्वीकारने के अर्थ में सम्मान का भाव अगर नहीं है, ठीक, तो एक दूसरे को ऊपर नीचे दिखाने में ही जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुजर जाता है। तो हम कभी अपने को ऊपर मानते, दूसरे को नीचे मानते, कभी दूसरे को ऊपर मानते, अपने को नीचे मानते। ऐसी प्रवृत्ति में हम चलते हुए एक संतुलन को नहीं पा पाते। ऐसे ही ये जो स्नेह का भाव है संबंध में जिम्मेदारी के रूप में जीने की जगह पर, इन भावों के निर्वाह से ही हमको तृप्ति मिलती है और अगले को भी तृप्ति मिलती है। और स्नेह के भाव की पहचान यही है कि हम जिम्मेदारी के साथ उसका निर्वाह करते हैं। इनफैक्ट जितनी चर्चा हम लोगों ने अभी रिलेशनशिप और मैरिज के संदर्भ में की, मुख्य मुद्दा तो इन भावों को समझ करके जीने का है। ये भाव को अगर हम नहीं समझेंगे, इसको अपने में इंश्योर नहीं करेंगे, दूसरों के साथ जीते समय इसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, समस्याएं बनी ही रहेंगी, कितना भी गणित और विज्ञान लगा लीजिए। एक बार ये भाव ठीक होता है ना, तब इसके आधार पर जीने की डिटेलिंग करने के लिए उन सारी चीज़ों का महत्व है कि हम अपना प्रायोरिटी ऑर्डर बना सकें, उस बेसिस पर मैचिंग के काम को कर सकें। लेकिन मूल मुद्दा तो भावों को समझ करके उसको फुलफिल करने का, उसको निर्वाह करने का है। वो अगर नहीं है तो कोई भी संबंध का चल पाना बहुत कठिन है। कठिन है, कितनी भी मैचिंग कराइए वो चलेगा नहीं। ये समझना जरूरी है, ये समझना जरूरी है। आगे ये बात कह रहे हैं कि बड़ों के साथ जब जीने जाते हैं ना, खास करके पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में देखेंगे, माता पिता के साथ बच्चों का जो संबंध है उसमें देखेंगे, तो उसमें अगर माता पिता की तरफ से मैं देखूं तो ये समझ में आता है कि बच्चों के प्रति शुभ का भाव तो हमारा होता है। कोई माँ बाप ऐसे नहीं मिलते
जो अपने बच्चे का शुभ नहीं चाहते हो। लेकिन शुभ क्या है और शुभ को कैसे सुनिश्चित किया जाए, कैसे इंश्योर किया जाए, इसके तरीके हम बहुत बार प्रचलित मान्यता से जो चल रहा है उसको स्वीकार लेते हैं। जैसे हमको लगता है कि बच्चे को ठीक करना है तो उसकी पिटाई करनी जरूरी है, ये एक मान्यता बन गई है। हमको लगता है कि बच्चे को अगर अच्छा भविष्य होना है तो डॉक्टर इंजीनियर बनाना जरूरी है, ये एक मान्यता बन गई है। ठीक है, हमको लगता है कि बच्चे का अगर प्रॉपर विकास होना है तो उसके लिए जो फ्रेम उन्होंने सोच रखा है एक ज़िंदगी में, क्लास में फर्स्ट आने का, इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करने का, उसी नॉर्म्स में जाने से ज़िंदगी सफल होगी। और जो तरीके भी उसके अपना रखे हैं वो कई बार परेशान करने वाले हैं, कम से कम आज की पीढ़ी तो उसमें परेशान होती है। तो बड़ों की जगह से देखेंगे तो कहीं ना कहीं भाव होने के साथ साथ जो अभिव्यक्ति का तरीका है, भाषा, मुद्रा, भंगिमा, टोन, इन सब का भी व्यवस्थित होना जरूरी है। और मूल चाहना तो हमारी ठीक होने की है, लेकिन योग्यता की कमी के कारण ना चाहते हुए भी हम अपमान कर डालते हैं, हम स्नेह के बदले विरोध कर देते हैं, ममता और वात्सल्य के बदले कहीं ना कहीं अगले के लिए समस्या खड़ी कर देते हैं और अगला रिएक्टिव हो जाता है। तो हम बड़ों की जगह से देखेंगे तो मूल में कामना ठीक होने के बावजूद भी कॉम्पिटेंस के लेवल पर, योग्यता के लेवल पर अपने को इम्प्रूव करने की ज़रूरत दिखाई देती है, जहां हम बच्चों के साथ ठीक ढंग से उसकी बात को सुन सकें, अपनी बात को कह सकें। पहले के कंसेप्ट में ये भी मान्यता थी कि बच्चे बहुत बात भी नहीं करते थे माता पिता से। ठीक है, आज के समय में अगर वो बात करने का स्पेस हम नहीं देते हैं तो बच्चा घर में तो चुप रहता है, बाहर कहीं और उपाय ढूंढना शुरू करता है इन इमोशंस को पूरा करने के लिए। ऐसे ही पहले हम ऐसा मानते थे कि बच्चों को बहुत अप्रिशिएट करना ठीक नहीं है, अप्रिशिएट करेंगे तो बिगड़ जाएंगे। आज अगर बच्चे जो ठीक कर रहे हैं उनके लिए वो अप्रिशिएशन नहीं मिलता है तो जहाँ कहीं कोई उनको बाहर सोसाइटी में अप्रिशिएट करता है उस तरफ वो खींचे चले जाते हैं, चाहे वो अप्रिशिएशन झूठ का ही क्यों ना हो। तो आजा तू भी क्लास ले हमारे साथ। तो उससे ये दिखाई देता है कि पेरेंट की जगह से भाव के मूल कामना ठीक होने के साथ साथ सही अर्थों में वो भाव को समझ करके हम इंश्योर कर सकें, ये भी जरूरी है। और भाषा, मुद्रा, भंगिमा, टोन, ये सब को भी हमको व्यवस्थित करने की जरूरत है, अन्यथा हमारा एक्सप्रेशन अगले के लिए अपमानजनक होता है, अगले के लिए विरोधजनक होता है। और जब तक बच्चा छोटा रहता है बहुत, तब तक तो उसको किसी तरह झेलता रहता है, सुनता रहता है। जैसे ही एक उम्र से अधिक हो जाता है वो पलट के जवाब देना शुरू कर देता है। ठीक, ये स्थिति दिखती है। तो बड़ों की जगह से देखेंगे काम करने की जगह, तो ये जगह दिखती है। उसमें जो आज के दिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है संवाद के लिए एक जगह घर में क्रिएट कर पाना, जहां बच्चा जो कुछ भी बात करना चाहता है बिना संकोच के हमको कह सके, बता सके। परिवार में अगर वो स्पेस हम नहीं क्रिएट कर पाते हैं जहां अगला अपने मन की बात हमको ठीक ढंग से कह सके, तो फिर उसमें कोई जगह नहीं बच जाती है संबंध के मजबूत होने की। तो एक स्पेस चाहिए फैमिली में जहां हम ठीक ढंग से बच्चे को सुन सकें। अगर पेरेंट की जगह से देखेंगे तो ऐसा है। प्लीज सर, दो ऐसे इमोशन है जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ। एक है एक्सेप्टेंस और एक है अंडरस्टैंडिंग, कि सामने वाला मुझे समझता है। तो वो कहाँ प्लेस होंगे और वो 9 इमोशन में? ये जो एक्सेप्टेंस कह रहे हैं ना, उसको कहीं ना कहीं देखेंगे तो एक लेवल पर विश्वास और सम्मान का हिस्सा है। ठीक है, और अल्टीमेटली स्नेह की जगह पे जाके वो स्थिर हो जाता है। एक्सेप्टेंस का मतलब यही है कि हम आपको अपने संबंधी के रूप में स्वीकारते हैं। ठीक, वो जगह है एक्सेप्टेंस जिसको आप कह रहे हैं ना,
वो बेसिकली स्नेह का जगह है अल्टीमेटली, जिसके आधार में विश्वास और सम्मान है। और अंडरस्टैंडिंग कि सामने वाला मुझे समझ रहा है। अंडरस्टैंडिंग को ठीक ठीक देखेंगे ना कि सामने वाला हमको समझता है, उसका तो एकदम सिंपल मतलब अगर उस तरह से देखिएगा तो ये दिखाई देता है कि जो मेरी देखने की दृष्टि है, जो मेरी मनोदशा है, जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो बात अगले तक पहुँच जाती है, ये उसका तात्पर्य है। ये कहीं ना कहीं अगले की योग्यता की जगह है, जहां हम उसके कॉम्पिटेंस के बारे में ये देख पाते हैं कि जैसा मैं चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ वो ठीक ठीक उसको वैसा देख पाता है। ये योग्यता की जगह है। बच्चे की जगह से पेरेंट्स के साथ देखेंगे ना तो ये बात दिखना जरूरी है कि मूल में तो माता पिता हमारा शुभ ही चाहते हैं, वो दिखना जरूरी है। किसी चीज़ के लिए वो मना कर रहे हो सकते हैं, किसी बात के लिए डांट रहे हो सकते हैं, किसी बात के लिए कुछ कह रहे हो सकते हैं, बट मूल रूप में वो हमारा शुभ चाहते हैं, ये बात दिखना जरूरी है। उसके तहत हमने कृतज्ञता के संदर्भ में एक होमवर्क करने के लिए कहा था कि ये बात को देख सकें कि पेरेंट्स हमारे लिए क्या नहीं करते हैं, उसको हम पहचानने के साथ साथ क्या कर रहे हैं उसको भी हम साथ में पहचान सकें। ठीक, आज सुबह उस होमवर्क के संदर्भ में 1-2 लोगों ने शेयर किया था, मैं सोचता हूँ थोड़ा बाकी लोगों से भी सुन लूँ उसको आगे बढ़ने के पहले। माइक कहाँ है? बढ़िया। तो करो, सुनाओ, अब तुम्ही को सबने चुन लिया है तो तुम ही सुनाओ। उसमें जब मैंने देखा पेरेंट्स के ऊपर ये वाली चीज़ तो मैं अपने ऊपर ही बात करूँगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो हमारे लिए करते हैं, जैसे कि सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। ठीक है, अगर आप कहीं परेशान हो तो मतलब उस चीज़ में आपको सपोर्ट करते हैं, पढ़ाई में सपोर्ट करते हैं, खाने पीने की जो हमारी ज़रूरतें हैं उन्हें पूरी करते हैं, और एक्स्ट्रा जैसे कि बाहर जैसे कि उनको होता है ना कि हमारे बच्चे अच्छा कपड़ा पहने या फिर हमारे बच्चे अच्छी जगह जाके पढ़ें, वो चीज़ें भी बिना बोले ही वो पूरी कर देते हैं। नहीं करने वाला भाग क्या दिखता है? कौन सा ज्यादा दिखता है, करने वाला कि नहीं करने सही वाला? बताऊं, जब मैंने ये सारी चीज़ें सोची थी तो नहीं करने वाला इसके सामने कुछ बचा ही नहीं था, इसके सामने एकदम जीरो पे आ गया वो मेरे लिए। तो बढ़िया, माइक पीछे कर दो। सभी को नमस्ते। तो मेरे को जो लगता है कि मेरे मम्मी पापा मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ पे। अगर कुछ हमें डिसीजन लेना होता है तो हम चारों आपस में बैठ के लेते हैं। मतलब वो ऐसे नहीं समझते कि भाई छोटे हैं क्या करेंगे, डिसीजन लेके हम 2 ही ले लेते हैं बस। उनके अंदर ये भाव कभी भी नहीं आता और हमें हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। मतलब अगर आपको कौन सी भी फील्ड में जाना हो, स्पोर्ट्स में जाना हो या फिर किसी फील्ड में जाना हो, कभी भी मना नहीं किया आज तक। तो मेरे को ये इनका बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। पीछे दे दो। मेरे हिसाब से मेरे मम्मी पापा मतलब मैं जो भी हूँ आज उन्हीं की देन है, मेरे पास खुद का कुछ भी नहीं है। उन्होंने मुझे हर मोड़ पर हर जगह से सपोर्ट किया है और उन्होंने मुझे अपनी बात रखनी भी बताई है कि अगर आपको कोई चीज़ रखनी है वो कैसे रखना है, या कोई डिसीजन होता है उसमें भी वो मेरे को ज़रूर पूछते हैं, छोटी से छोटी चीज़ में। और ना करने वाला तो मुझे दिखता ही नहीं है अभी तक ऐसा कुछ कि उन्होंने कभी नहीं किया, कभी आया ही नहीं मन में ऐसा। ये 3 उत्तर से ही मैं थोड़ी बात रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, फिर आगे आएंगे। देखिए, एक बार अगर हमको ये दिखता है कि किया हुआ वाला भाग बहुत अधिक है, नहीं किया हुआ वाला भाग बहुत थोड़ा है, तो हम माता पिता का जब भी इवेल्युएट करने जाएंगे, देखने जाएंगे, उनको पहचानने जाएंगे, तो उनके किए हुए भाग और नहीं किए हुए वाले भाग दोनों को ध्यान में रखेंगे या सिर्फ नहीं किए हुए वाले भाग को ध्यान में रखेंगे? ये समझ में आता है? और किया हुआ वाला भाग अगर हमको बहुत अधिक दिखाई देता है तो उनके प्रति शिकायत होगा या कृतज्ञता होगी? ठीक, ये समझ में आता है? अब यहाँ से अपना होमवर्क बनता है कि आज के आगे से जो अपना जीना है ना, उसमें लौट के देखना चाहिए कि अगर कभी भी शिकायत आती है अगर, तो क्यों आ रही है, उस पर ध्यान देने की जरूरत बनती है।
और उसी शिकायत के क्षण में लौट करके इस लिस्ट को देखने की ज़रूरत है कि जो किया हुआ वाला भाग है वो नहीं किए हुए वाले भाग की तुलना में बहुत अधिक है। जितना जितना इसको हम देख पाएंगे ना, उतना उतना शिकायत का इंटेंसिटी कम होगा, शिकायत का ड्यूरेशन कम होगा। कि जो शिकायत हमारी बनती है ना, वो सिर्फ इसलिए बनती है कि हमारा कमी वाले भाग पर ध्यान बना रहता है। ठीक है, कमी वाले भाग के साथ साथ अगर सहयोग वाले, अच्छाई वाले भाग को भी आप उसी समय देखने का प्रयास करेंगे तो जितना जितना ये दिखता जाएगा उतना उतना गुस्सा और विरोध वाला भाग कम होता चला जाएगा। बहुत स्वाभाविक रूप से होना ही है वो। इस होमवर्क को करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। और जहाँ कहीं भी चीज़ें हमको ठीक नहीं लगती हैं वहाँ अपने को एक्सप्रेस करना चाहिए ठीक से। और एक्सप्रेस करने का एक ही कोर आइडिया है जो कल से हम लोग कम्युनिकेशन में डिस्कस कर रहे हैं। हमको अपनी बात बताने की ज़रूरत है, ना कि अगले को ब्लेम करने की। अगर हम कोई कैरियर, देखो कहाँ कहाँ कंप्लेंट्स आते, आप कोई कैरियर चुनना चाहते, पेरेंट्स कुछ और कह रहे, ठीक। आप कुछ खरीदना चाह रहे, पेरेंट्स का कुछ और पोजीशन है। आप कहीं घूमने जाना चाह रहे, पेरेंट्स का कुछ और पोजीशन है। आप कहीं शादी करना चाह रहे, पेरेंट्स का कुछ और पोजीशन है। ऐसे 4, 6, 8 मुद्दे ही तो होंगे जिनको लेकर के प्रॉब्लम्स खड़ी होती। नहीं, अलग भी मुद्दे नहीं है तब तो खुशी की बात है, मिठाई बांटा जाए, फिर तो कोई बात ही नहीं है, मतलब वेल एंड गुड। तब तो वेल एंड गुड, कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर किसी भी जगह पर इश्यूज क्रिएट होता है, हमारे ओपिनियन कुछ और हैं, पेरेंट्स के ओपिनियन कुछ और हैं, तो हमको कृतज्ञता के भाव को अपने में बनाए रखते हुए अपनी फीलिंग और अपने नीड को रखने की ज़रूरत है। हम अपनी फीलिंग को, अपने नीड को एक्सप्रेस कर सकें बिना दूसरे को ब्लेम किए हुए। हमारी भाषा में जो ब्लेम या शिकायत जाता है अगले के प्रति, वो जगह है जो बेसिकली अगले को हमसे दूर करता है और सारे कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर देता है। तो अगर आपको कोई कैरियर चूज करना है, पिताजी कोई और कैरियर कह रहे हैं, तो हमको ये पकड़ने की ज़रूरत है कि पिताजी के कहने का कंसर्न क्या है। ठीक है, कंसर्न क्या है। और अगर हमको पिताजी को कहना हो तो उस कंसर्न को हम कैसे फुलफिल कर रहे हैं ये बताने की ज़रूरत है। तो जैसे आपके केस में आप कह रहे थे कि भाई पिताजी को आर्थिक सुरक्षा का कंसर्न है, हमारी ही फ्यूचर की सिक्योरिटी का कंसर्न है। तो उस फ्यूचर में आर्थिक रूप से हम कैसे अपनी ज़िंदगी को चलाएंगे, इसके प्लान और प्रोग्राम को धीरे धीरे पेरेंट्स को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ हो सकता है लंबा हमारा उस तरह से संवाद का एसोसिएशन नहीं हो, उनका भी बहुत नहीं रहा हो कि उनके पिताजी के समय बात करने का कल्चर ही नहीं रहा हो, तो बदलने में समय किसी को भी लगता है। लेकिन हम जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात को करते हैं ना, उससे डिपेंड करता है कि पिताजी या माताजी कब अपना एटीट्यूड हमारे प्रति बदल लेंगे। जिस जगह पे उनको ये दिखाई देने लगता है कि बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमसे बात कर रहा है और एक जिम्मेदारी के तहत जीने की सोच रहा है, उनका देखने का नज़रिया हमारे प्रति बदलने लगता है। उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि बच्चा है, बचपना है, आवेश और उत्साह में आकर के कुछ आज निर्णय ले लेगा, कल को पछताएगा इसके लिए। ठीक, वो कंसर्न है उनका। अगर हमारे एक्सप्लेन करने के तरीकों से उनको ये बात दिखती है कि एक मैच्योरिटी और समझ के साथ वो निर्णय ले रहा है, न कि किसी भावावेश में बह करके कुछ किए जा रहा है, तो उनकी आश्वस्ति होती है। ये आश्वस्ति एक दिन में बन जाएगी ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली हम प्रयास करते हैं तो महीने 2 महीने में बहुत आसानी से वो आश्वस्ति एक अच्छे स्तर पर पहुंच सकती है। और कितना भी वो आपके किसी निर्णय के लिए बहुत सपोर्ट नहीं भी कर रहे हों,
तो भी अगर आप उस काम में ठीक से सफल होते हैं ना, उनको खुशी ही मिलती है, उनको प्रसन्नता ही मिलती है, उनको गौरव ही महसूस होता है, उनको अच्छा ही लगता है। तो हमको ये समझना ज़रूरी है कि जब हम बात कर रहे हैं पेरेंट्स से, तो उनके उस इंटेंशन को पकड़ के, उनके उस फंडामेंटल कंसर्न को पकड़ के हम कैसे उसको फुलफिल कर सकते हैं, वो बताने की ज़रूरत है। दूसरा जो बताने की ज़रूरत होती है वो ये कि हम जिस काम को करना चाह रहे हैं वो क्यों करना चाह रहे हैं, ठीक, उसका क्या इम्पैक्ट हम देखते हैं, वो डिटेल आउट करने की ज़रूरत है, ठीक। और उनके क्या कंसर्न्स हैं उसको सुन करके प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है। हम दो ही बात कह रहे हैं, जो हम करना चाह रहे हैं वो क्यों करना चाह रहे हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके प्रोज क्या हैं, उसको ठीक से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। और उनका जो कंसर्न है, उनका जो क्वेरी है, उनकी जो चिंता है, चाहे शब्द कुछ भी बोल रहे हो, भाषा में कुछ भी कह रहे हो, पर मूल में जो उनकी चिंता है, उस चिंता को पहचान करके कैसे उसको हम पूरा करेंगे, कैसे उसको हम एड्रेस करेंगे, इस बात को बताने की ज़रूरत है। अगर ये दो भाग हम कर पाते हैं तो मेरी अपनी नीड और उनकी नीड दोनों के पूरा होने का कोई प्लान बन पाता है, कोई प्रोग्राम बन पाता है, कोई स्ट्रेटजी बन पाती है। इतना ही ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि हमारी भाषा में, हमारे शैली में, हमारे एक्सप्रेशन में ब्लेम होना ठीक नहीं है, दोषारोपण होना ठीक नहीं है, अगले को गलत सिद्ध करना ठीक नहीं है, और कहीं ना कहीं टोन में, लहजे में दूसरे को आहत करना ठीक नहीं है। जैसे हम अगर यहाँ से शुरू करें कि पिताजी आप तो हमारी बात कभी सुनते ही नहीं, ठीक है, ये पहला ही शब्द जो है अगले को आहत करने वाला है, ठीक। मम्मी तुमको तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है हमसे, ये जो पहला ही स्टेटमेंट हम शुरू करते हैं ना, ये दूसरे को आहत करने वाला है। या आपकी तो पुराने ज़माने की सोच है, आपको क्या पता आज के बच्चों की क्या ज़रूरत है और क्या सोचते हैं। ये बता रहे हैं हम कि तुम मूर्ख हो, हम होशियार हैं, ठीक है। ये अगले का सम्मान है कि अपमान है? और अपमान के साथ कभी भी हम बात करने जाएंगे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। सारे संवाद सफल होते हैं विश्वास, सम्मान और स्नेह के आधार पर। अगर हमको आपके इंटेंशन के ऊपर ही डाउट हो जाए कि आप जो बात करने आए हैं वो सही में मेरा शुभ चाहते हैं, इसलिए आए हैं कि हमसे कुछ काम निकलवाने आए हैं, तो बात ही खत्म हो गई ना जी। ये डाउट ही अगर हो जाए हमारे ऊपर तो बात खत्म होगी। ऐसे ही बात करते समय सम्मान में दूसरे को अपने जैसा स्वीकारने के बदले कॉन्स्टेंटली अगर नीचा दिखाते रहेंगे तो एक समय पे कहेगा होंगे आप बुद्धिमान, हमको नहीं ज़रूरत है। अगर आप लगातार किसी को नीचा दिखा करके बात करेंगे, कहेगा रखिए अपने पास, हम बाद में देख लेंगे, हम कुछ भी करेंगे लेकिन आपको तो नहीं झेल सकते। ऐसे ही स्नेह के भाव की जगह विरोध के भाव से अगर हम किसी काम को शुरू करते हैं तो संवाद संभव ही नहीं है। तो संवाद होने की मूलभूत शर्त है, डायलॉग होने की मूलभूत शर्त है, द बेसिक कंडीशन है, प्री रिक्विजिट है, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और अफेक्शन का फीलिंग होना। ट्रस्ट का, रिस्पेक्ट का, अफेक्शन का फीलिंग होना फंडामेंटली ज़रूरी है रिलेशनशिप के संदर्भ में। कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में ये विश्वास, सम्मान और स्नेह का अगर भाव नहीं है तो परस्पर संवाद संभव ही नहीं है, कम्युनिकेशन संभव ही नहीं है। हम जो कुछ भी कम्युनिकेट करने जाते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को आहत और घायल करने का डिज़ाइन होता है। अच्छा, बार बार वो करना भी ज़रूरी नहीं होता है कि हम आहत और घायल बार बार कर रहे हैं। दिन भर में एक बार भी कर दिए, अगले कुछ दिनों के लिए पर्याप्त है वो, ठीक, पर्याप्त है। उतने समय तक फिर कम्युनिकेशन हो नहीं सकता है। तो मुझे तो बार बार ये लगता है कि अगर पेरेंट्स के संदर्भ में देख रहे हैं तो अपनी बात को ठीक ढंग से कम्युनिकेट करना मुख्य मुद्दा है, ठीक।
और उसके लिए भाव ठीक होना मुख्य मुद्दा है। हम जैसे ही अपनी स्थिति में खराब हो जाते हैं, हमारे अंदर गुस्सा आ गया, विरोध आ गया, क्रोध आ गया, ठीक, नफरत आ गया, फिर कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं हो सकता। फिर तो कहीं ना कहीं चोट लगने लगाने की भाषा ही हम बोलते हैं, जिससे बहुत निष्कर्ष नहीं निकलता। जितने मुद्दे आपके घर के हों, सबको एक एक करके डील करके देखिए, होता है कि नहीं होता है। और कम्युनिकेशन का बेसिक प्रिंसिपल मैं हर बार कहूँगा, हम अपनी बात कह रहे हैं, सामने वाले की बात नहीं कह रहे। हम अपने फीलिंग को बताने का काम करते हैं, अपने नीड को बताने का काम करते हैं, ना कि हम सामने वाले को जज करने का काम करते हैं। जब भी हमको एक्सप्रेस करना होता, हम अपनी फीलिंग बताते हैं, अपना नीड बताते हैं, और क्यों हम ये चाहते हैं उसके एक्सप्लेनेशंस देते हैं, ना कि ब्लेम गेम खेलते हैं। इतने के साथ जिस भी उदाहरण को बात करना चाहते हैं, उस उदाहरण को मैं बता सकता हूँ कि पेरेंट्स के साथ कैसे बात करें। किसी को भी कठिनाई लगती हो किसी मुद्दे पर कि इस पर बात नहीं की जा सकती, तो आराम से बात हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले मेरे घर पे जो मुझे करना है वो है सब अपनी अपनी बात रखे, उसका स्पेस क्रिएट करना है। तो अभी मुझ में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर मैं बात करूंगा भी तो उनको ऐसा लगेगा कि मैं शिविर में जाके कुछ मतलब वहां से कुछ सीख के आया और अभी कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है जहाँ पे मैं कुछ अच्छा सीखता हूँ, कुछ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, तो ऐसा हुआ है जहाँ पे वो बोलते कि क्या नया सीख लिया या क्या हो गया, ठीक है ना, सब बढ़िया ही तो चल रहा है। तो उसको सिचुएशन को कैसे टैकल करूँ, काफी बार अटक जाता हूँ मैं। बेसिक यहाँ से शुरू होता है कि हम जाके जैसे ये निर्णय लेके गए ना कि स्पेस क्रिएट करना है, हमको उसकी जगह ये सोचने की ज़रूरत है कि एक डायलॉग इनिशिएट करके उस स्पेस की नीड को हम रख सकें अगले को। डिसीजन लेकर के बात करने के बदले अपनी नीड को प्लेस करने के काम को करें। तो अगर हमको लगता है कि बात करने की ज़रूरत है, तो हमारा एक ही स्टेटमेंट होगा कि पापा हम ये चाहते, हमको आपसे बात करने की ज़रूरत महसूस होती है, क्या हम लोग थोड़ी देर रोज़ बैठ सकते हैं? ठीक है, ये डिसीजन अब उनका है, डिसीजन मेरा नहीं है। ठीक, हमारा कॉमन डिसीजन निकलेगा जो भी निकलेगा कि पापा हमको आपसे बात करने की ज़रूरत महसूस होती है, क्या हम लोग रोज़ थोड़ी देर बैठ सकते हैं? जो भी 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जैसा भी उसको डिसाइड करना हो वो तय किया जा सकता है। डिसीजन ले करके जब बात करने जाते हैं, अगर मान लीजिए वो कहेंगे नहीं, मैं तो यहाँ से भी सोच सकता हूँ नहीं, ठीक, अपनी नीड बताई जाए कि क्यों हमको उसकी ज़रूरत लगती है। ठीक, ज़्यादातर पेरेंट्स नहीं बोलने के बदले ये पूछेंगे क्या बात करनी है, क्यों करनी है। ठीक, हम बता सकें ठीक से कि हमको अपनी लाइफ की क्लैरिटी के लिए आपके साथ डायलॉग की ज़रूरत लगती है, हम अपने डिसीजंस को प्रॉपर ढंग से ले सकें, उसमें आपकी सहमति असहमति को हम ठीक ढंग से समझना चाहते हैं, ताकि आपके निर्णयों का हम सम्मान कर सकें और हमारा जो भी डिसीजन है वो म्यूचुअल परिवार का डिसीजन हो सके, और कोई भी मैं ऐसा काम न करूं जो आपके दृष्टि में ठीक ना हो। इतनी आसानी से अपनी बात को प्लेस किया जा सकता है। डिसीजन ले के बात करने का मतलब नहीं होता मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, इस डिसीजन से बात नहीं होती। मैं मेडिकल की तैयारी करना चाहता हूँ, मैं नहीं करना चाहता, मैं तो लॉ करना चाहता, मैं तो पेंटर बनना चाहता। डिसीजन ले ही लिए तो फिर बात क्या करेंगे? फिर तो कन्विंस करने की बात है, फिर वो कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन में तो ये है कि हमारा पेंटर बनने का ज़रूरत क्यों महसूस हो रहा है, उस नीड को हम बता सकें, अगले के जो कंसर्न्स हैं उसको पहचान सकें, और वो दोनों कैसे पूरा हो सकता है उसकी स्ट्रेटजी को सोच सकें कि जो हमारी नीड है पेंटर बनने के पीछे जो पूरी होने वाली है, और जो उनकी नीड है आर्थिक सुरक्षा की, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की, ये दोनों नीड कैसे पूरी हो सकती है, इस डायरेक्शन में सोचेंगे तब तो ये बात हुई कि मैं अपना भी सोचता हूँ, आपका भी सोचता हूँ। अगर ये दोनों नीड को हम नहीं सोच रहे तो मैं अपना सोचता हूँ, आपका नहीं सोचता हूँ, मतलब तो इतना ही निकलेगा ना, उसका मतलब तो उतना ही निकलेगा ना।
कोई और मुद्दा हो तो बताइए। जैसे मैंने वो लिस्ट बनाई तो मेरे पास सिर्फ 2 ही, पापा डज नॉट में सिर्फ 2 ही पॉइंट्स आए मेरे पास। और डज में कितने आए? बहुत सारे। तो मैं बहुत प्रेशर में सोच रही थी कि कुछ तो डज नॉट में और होगा पर नहीं हो पाया। तो फिर मैंने आके पापा को बस एक हग करा सुबह सुबह कि यार पापा ठीक है। ये दिखना जरूरी है, ये होमवर्क किए बिना नहीं पकड़ में आएगा। इस होमवर्क को जैसे ही करने जाते हैं ना, करने के दौरान ही बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन दिख जाता है। करने के दौरान ही बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन दिख जाता है। प्लीज कंटिन्यू। और वो 2 पॉइंट्स में भी जो आए उसमें जो मुझे दिखाई दिया वो ये था कि नीड्स को लेकर के मेरी नीड्स अलग है और उनकी नीड्स अलग है। और मुझे क्योंकि पापा ने और इसमें जीवन विद्या में और पढ़ाई करी तो वो सोशली और वो सब चीज़ों को भी देखते हैं। तो 2 चीज़ें थी, एक तो कि ट्रैवल प्लान, मेरे को पता है पापा बोलेंगे कि बहुत घूमती है फिर भी और करना है इसलिए, बट जैसे मेरा बहुत मन है कि मुझे इटली घूमने जाना है। तो अब वो उसके लिए वो मना करते थे, ये मेरा एक पॉइंट था। पर अब इसमें मैं समझती हूँ कि ठीक है उनका एक पर्सपेक्टिव अलग है, इसलिए मैं समझ गई। पर इसको कैसे कम्युनिकेट करूँ, एक तो ये प्रॉब्लम थी। और एक और ये था कि फिज़िकल फैसिलिटीज़ में जो मैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा मांगती हूँ कि कार को अपग्रेड कर लेते हैं, ड्राइंग रूम को अपग्रेड कर लेते हैं, है ठीक है। और उनका ऐसा होता है कि जितना ज़रूरत है उतना करो, एक्सेस में मतलब फिजूल मत करो। और मेरा थोड़ा था कि थोड़ा सा फिजूल कर भी लेंगे अगर अपग्रेड करने के लिए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो वहाँ मुझे पता है कहीं ना कहीं मैं गलत भी हूँ, जब मैं बोल रही हूँ तो भी मैं कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल नहीं पा रही हूँ। पर अब मेरे को वो नीड लगती है और फिर मैं ज़्यादा मेहनत करती हूँ कमाने के लिए कि नहीं मैं कर दूँगी। देखिए, किसी जगह पर जा कर के हमको इन सारे मुद्दों में ये देखने की ज़रूरत है कि जो मेरी नीड महसूस हो रही है और जो पापा के कंसर्न्स या नीड को मैं देख रहा हूँ, ये दोनों को हमको धैर्य से अपने को साइड करके ना, ये दोनों मुद्दे को ईमानदारी से देखने की ज़रूरत है कि ये दोनों में क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। कौन ठीक है मत ढूंढिए कि मैं ठीक हूँ कि पापा ठीक है, ये ढूंढेंगे तो बात नहीं बढ़ेगी आगे। अपने को साइड किया जाए, एक डिजाइन सोचने का ये है, एक डिजाइन सोचने का ये है, ये दोनों में कौन सा डिजाइन ठीक है परिवार के व्यवस्थित रहने की दृष्टि से, उसको बहुत ऑनेस्टली सोचने की ज़रूरत है। अपने को साइड करके अपने को बीच में ले आएंगे तो इमोशंस बहुत वो परेशान करेंगे। उस दृष्टि से जब एक बार हम देख पाते हैं ना कि ये सही है, मान लीजिए ये गलत है, ठीक है, तो अगर हमको दिखता है कि मेरा देखने का दृष्टि गलत है तो हम अपने को शिफ्ट कर लें, ये ज़रूरत दिखाई देती है। ठीक है, अगर उसको ट्रांसपेरेंटली बात करें तो जो हमारा पोजीशन ठीक नहीं है ये हमको दिखता है तो हम अपने को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी जगह पर हमको लगता है कि हम ट्रांसफॉर्म नहीं ही कर पा रहे हैं, ज़िंदगी में वैसी अगर 1-2 कोई लाइफ टाइम में वैसे सिचुएशंस आते हैं तो हम बहुत सहजता से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये बात आपकी ठीक है पर हमसे नहीं हो पा रहा है, ठीक, क्या आप इतना करने में हमारा हेल्प कर सकते हैं। ठीक, बट वो सिचुएशन लाइफ में 1, 2, 4 आएंगी अगर ईमानदारी से देखेंगे तो। वो ऐसा नहीं है कि डेली ब्लैकमेल करने का टेक्निक होगा। मतलब ये सारा जो कम्युनिकेशन है ना, ये इसलिए नहीं है कि हम एक दूसरे को ब्लैकमेल करें। वो थोड़ी देर पहले कह रहे थे लड़के भी सुन रहे हैं, लड़कियां भी सुन रही हैं, तो इसको क्या ब्लैकमेल करने की टेक्निक के रूप में या दूसरे को मिसगाइड करने की, दूसरे को छुपाने की टेक्निक के रूप में हम यूज़ थोड़ी ना करने का सोच रहे हैं। अगर उस तरह से सोच रहे हैं तो फिर सारा पर्पस डिफीटेड है। अगर बेसिक भाव ही ठीक नहीं है तो भाषा एक्सप्रेशन में काम करने का कोई मतलब नहीं है। वो बेसिक अगर ठीक है तब तो हमको अपने को साइड करके बहुत ईमानदारी से देखना चाहिए कि ये दोनों पोजीशन में क्या ठीक है। अगर दोनों पूरा नहीं ही हो सकता है तो एक तो दोनों पूरा हो सकता है तब तो उसी पे बढ़ लें, नहीं ही हो सकता है तो हमको अपने को साइड करके ये देखने की ज़रूरत है कि दोनों में क्या ठीक है। और जो ठीक हो, अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो अपने को ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है।
अगर हमको अगले का पोजीशन या दूसरा पोजीशन ठीक नहीं लगता है तो अपने रीजंस को प्लेस करने की ज़रूरत है, क्यों हमको ऐसा नहीं लगता। अगले को ध्यान दिलाना हो तो क्यों हमको वो ठीक नहीं लगता वो बताने की ज़रूरत है। अपना पोजीशन ठीक नहीं है, ट्रांसफॉर्म हो जाने की ज़रूरत है। और अगर किसी जगह पर लाइफ में 2-4 जगहों पे ऐसा लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हमसे नहीं हो पा रहा, ठीक, वैसे सिचुएशंस पर बहुत अच्छे से रिक्वेस्ट कर लेने की ज़रूरत है कि पापा मम्मी जो भी हो, पति पत्नी भाई बहन, हमसे ये चीज़ नहीं हो पा रही है। यद्यपि जो आप कह रहे हैं, इवन दो वट एवर यू आर सेइंग इज़ राइट, यद्यपि जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हमसे नहीं हो पा रहा है, ठीक। क्या आप इसमें हमारा इस जगह पर सहयोग कर सकते हैं? पूछ के तो देखिए। हम लोग तो लाइफ के 20 एक्सपीरियंस जानते हैं। हमारे साथ एक लड़का IIT कानपुर में बीटेक कर रहे थे, तब की बात है, 2006 के आसपास की बात होगी। एक शिविर में आया तो 4-5वें दिन जब हारमोनी इन दी फैमिली पर बात हो रही थी तो उसके बाद उसने अपने घर फ़ोन किया। उसको बाइक खरीदना था 1-1.5 लाख का। पिताजी, ये मैं बता रहा हूँ 2006 का, पिताजी उसको 40,000 की बाइक देने को तैयार थे, लेकिन उसको तो 1.5 लाख की बाइक लेनी थी। और इस बात पर रोज़ झगड़ा होता था और 15-20 दिन से बात बंद थी, ठीक। उस शिविर के बाद 5वें दिन जब उसने बात की थोड़े ठीक ढंग से, ये कि भाई पापा, मतलब ये ठीक है कि बाइक उतनी ज़रूरी चीज़ भी नहीं है और हमको कैंपस में उतना जाना आना भी कहीं नहीं होता है, तो आपके देखने का दृष्टिकोण अपनी जगह से ठीक ही था, ठीक। ये बात 15 मिनट चली होगी करके उसने जब फ़ोन रखा ना, 10 मिनट बाद पिताजी का फ़ोन आया कि बेटा तू 1.5 लाख की बाइक खरीद ले, ठीक। इसने पूछा पलट के कि पिताजी आप इतने दिन से नहीं कह रहे थे, आज कैसे मान गए? कहा जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है जब हमने तुमने बात की है और वो झगड़े से नहीं कटा है, ठीक है। तो इतना भर भी अगर पेरेंट्स को दिखने लगता है ना कि आप में एक लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो रही है, आप एक लेवल पर जिम्मेदारी की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपकी बहुत सारी गलतियों को इग्नोर करने के लिए वो बैठे ही होते हैं। पेरेंट्स की जगह से देखिएगा तो किसी भी पेरेंट्स से ये बात को पूछ के देख सकते हैं जी। वही मैनिपुलेशन टेक्निक के रूप में इसको नहीं पहचाना जाए, नहीं तो फेल हो जाएगा। बहुत ऑनेस्टली अपने जिंदगी को देखा जाए, देखिए, सुनिए, पिताजी क्या चाहते हैं आप लोगों को पता नहीं हो तो पिताजी इतना चाहते हैं कि बेटा गौरव पूर्वक पिताजी का हाथ मजबूत करता है तो पिताजी बेटे को पूरा सम्मान प्रदान करता है, बाप को बेटा प्यारा हो जाता है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे ना, हमारे में जिम्मेदारी का एक लेवल का सेंस जैसे ही डेवलप होना शुरू होता है ना, पेरेंट्स कई सारी चीज़ों को पूरा करने में आपको हेल्प कर ही देते हैं अगर उनके सिचुएशन सीमा में होगा तो। सिचुएशन सीमा में नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमको आपको भी समझने की ज़रूरत है कि भाई बियॉन्ड बाउंड्री बात तो नहीं हो सकती है। अब बियॉन्ड बाउंड्री तो देखो फिर मजाक करने की बात है, फिर समाधान ढूंढने की बात नहीं है जी। इनका प्रश्न सुन लेते फिर आते। जैसा भैया अभी आप जैसा मैंने सुना और समझा कि जब हमारा दोनों चीज़ों पर ध्यान देने का प्रयास करता हूँ मैं, जबकि क्या बुरा हुआ उनके कारण मेरी ज़िंदगी में, क्या अच्छा हुआ तो अच्छे की मात्रा ज़्यादा ही होती है। तो उससे ये होता है कि हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता और कंप्लेन फ्री रहते हैं हम उनके प्रति, और तब आगे जाकर उनके साथ कुछ प्रोग्राम करने की ट्राई करते हैं। पर अभी ऐसा हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनके मतलब पेरेंट्स के प्रति मेरे मन में कोई कंप्लेन है या ऐसा कुछ है, क्योंकि कंप्लेन तभी होती है जब वो हमारी बात नहीं मानते, ठीक है। और सेल्फ अभी ब्लेम कर भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसी जगह आ चुके हैं कि ब्लेम करने से पहले ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, उनकी जो कंडीशनिंग थी उनके कारण उन्होंने हमें ये चीज़ें
बता तो डिलीवर तो कर दी, पर उनको कैसे लेना है और कैसे सीखना है, और अब हमारी ज़िंदगी हमारे हाथ में, क्योंकि सेल्फ को जानने की कोशिश कर रहे हैं तो सारी जिम्मेदारी हमारी है कि हमें किस राह में जाना है। तो सेल्फ उनको ब्लेम भी नहीं करते अब। तो क्या मेरा उनकी अच्छी बातों पर ध्यान नहीं है या उनकी कमियों पर मेरा ध्यान नहीं है, पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा ये है कि अभी कंप्लेन नहीं है तो उनके साथ कनेक्शन भी नहीं है, ऐसा फील होता है। और कनेक्शन नहीं है तो फिर बातचीत करने का मन भी नहीं होता, और बातचीत करने का मन नहीं होता तो अगर मन नहीं है तो फिर आगे होकर बात करने की हिम्मत भी नहीं होती। एग्जैक्टली तो अगर ये कनेक्शन फील नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब है उनसे मिलने वाले सहयोग पर हमारा ध्यान नहीं है। उन्होंने ज़िंदगी में जो कुछ भी खराब किया हो उसकी शिकायत नहीं हो, मैं इस पर कोई बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो जो उन्होंने हमारे लिए ज़िंदगी में अच्छा किया है उसको भी हम पहचान नहीं पा रहे हैं और महत्व नहीं दे पा रहे हैं, तभी कनेक्शन नहीं महसूस होता। कनेक्शन नहीं महसूस होने का कारण ये है कि अगले ने हमारी ज़िंदगी के लिए जो कुछ भी अच्छा किया है, ठीक किया है, उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, उसको हम वैल्यू नहीं दे पा रहे, उसको हम एप्रिशिएट नहीं कर पा रहे। उस किए हुए को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, एप्रिशिएट कर पाएंगे, वैल्यू दे पाएंगे तो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग डेफिनेटली आएगी। ठीक है, तो इसका उपाय वही है, एक लिस्ट कागज़ पे बना के लिटरली देखना चाहिए कि बचपन से क्या क्या काम हमारे लिए उन्होंने किया है। 18 साल, 20 साल, 25 साल, जितनी भी हमारी उम्र हो गई है, हमको लिटरली एक लिस्ट बना के देखना चाहिए। बहुत कुछ उससे आंखें खुलेगी और बहुत सारा कुछ अपने बारे में, पेरेंट्स के बारे में पता चल पाएगा। तो उस होमवर्क को करके देखना चाहिए। वो उस हिम्मत को कैसे लाया जाए वो भी तो तरीका होगा कोई, क्योंकि इतने सालों में हंसी मजाक और इधर उधर की बातें हुई है, और अभी एकदम अगर ऐसी सेल्फ ओरिएंटेड बात करें तो फिर वो थोड़ा सा लगता है शुरुआत थोड़ी स्ट्रगलिंग होगी। तो हाँ, शुरुआत तो थोड़ी स्ट्रगलिंग होती है, लेकिन उसका पहला स्टेप सीधा जाके पिताजी से बात करने का नहीं है। पहला स्टेप अपने में उस होमवर्क को करने का है। जंप करेंगे तो नहीं बात बनेगी। पहला स्टेप अपने में खाली बैठ के उस होमवर्क को करने का है कि क्या क्या पिताजी ने मेरे लिए ठीक किया है। वो पन्ना भर दिखना चाहिए पेज में कि ये किया है। उस पर जितना ध्यान देंगे, उसको जितना बार बार विचार करेंगे, उस पर जितना कंटेम्पलेट करेंगे, मनन करेंगे, उतना ये फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड अपने अंदर आता हुआ दिखाई देगा। वो फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड जब एक सर्टेन लेवल पर आ जाए और लगे कि हाँ हमारे अंदर वो भाव है, तब उसके लिए कनेक्ट होने की ज़रूरत दिखाई देती है, तब उसको अप्रोच करने की ज़रूरत है, तब वो साहस लाने की बात है और वो साहस आ जाएगा। लेकिन वो बेसिक होमवर्क चाहिए पहले। उस होमवर्क के बिना करने जाएंगे तो स्लिप हो जाएंगे, बात नहीं बनेगी। कुछ और कह रहे हैं आप? माइक। सर, ये जैसे कि लड़कों में ज़्यादातर एक चीज़ देखी है, लड़कों में अक्सर जैसे कि लड़कियां होती है जो फादर्स के बहुत करीब होती हैं, ज़्यादातर देखा जाता है, और जो लड़के होते हैं वो मदर्स के ज़्यादा करीब होते हैं। ऐसा होता है नेचुरल नॉर्मल फैमिलीज़ में। और एक और चीज़ भी है, एक शब्द आता है फोबिया, वो किसी भी चीज़ में जुड़ जाता है, किसी भी तरह के डर में जुड़ जाता है शायद। तो मैं कह रहा हूँ सर, जैसे कि आप नॉर्मली हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि बचपन से जैसे कि मैं अपने क्वेश्चंस को अगर उनके सामने पुट करता हूँ और मेरे को जवाब नेगेटिव मिला है, तो शायद मेरे अंदर, मन के अंदर एक फोबिया बैठ चुका है कि मैं अपने पिताश्री से किस तरह से बात करूं या फिर किस तरह से अपने इस चीज़ को रखूं। एक और चीज़ भी होती है कि घर के अंदर ऐसा भी होता है कि अगर यहाँ इस रूम के अंदर पापा बैठे हैं तो शायद मैं उस वाले रूम में चला जाऊँगा, और उस वाले में आ गए हैं तो शायद इस वाले। ऐसा नहीं है कि मैं उनका सम्मान नहीं, ये सम्मान की ही एक भावना है। देखा जाए तो शायद लड़के ऐसा समझते हैं। और ऐसा भी है जैसे कि अगर आपकी मम्मी ने आपको कॉल किया है तो आप शायद ये कह देंगे उन्हें कि आधे घंटे में आ रहा हूँ, और मैं आ रहा हूँ 4 घंटे में भले,
और अगर आपने पापा ने आपको कॉल किया है तो आप यही कहेंगे कि मैं तो नीचे खड़ा हूँ, आ गया ऊपर बस। ऐसा होता है। और ऐसा नहीं है कि डर है कोई, ये डर तो मेरे हिसाब से बचपन से किसी को नहीं है, क्योंकि एक एज तक आते आते हर एक जो लड़का है उसके जो सबसे ज़्यादा फेवरेट हीरो होते हैं वो पापा ही होते हैं और कोई नहीं होता। लेकिन एक एज के बाद जो डिस्टेंस फील होता है वो भला ऐसा क्यों होता रहता है, और ये फोबिया जो आ जाता है कि हाँ बात करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? कहीं ना कहीं हम जिस अपेक्षा से बात करने जाते हैं और जिस तरह का रिस्पॉन्स अगले से मिलता है वो दोनों में एक मिसमैच होता है। तो जैसे टीचर से आप एक सवाल पूछते हैं और वो डांट देता है, ऐसा 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार अगर हो जाए तो फिर सवाल पूछने में भय आने लगता है। फिर डांटा आपको किसी टीचर ने होगा, सवाल पूछने में भय आपको सारे टीचर से होना शुरू हो जाएगा और वो भय चलता रहता है, होता रहता है। तो हमको धीरे धीरे ये पहचानने की ज़रूरत है कि ये जो फोबिया हमारा हो गया है उसके लिए ट्रस्ट ऑन इंटेंशन पर काम करने की ज़रूरत है कि अगला वस्तुतः मुझे परेशान नहीं करना चाहता था, ठीक, योग्यता के अभाव में उसने जो तरीका सीख रखा था उस तरीके से हमको रिस्पॉन्ड कर दिया। तो जो भी उनकी मान्यता रही होगी, जो भी उनके सर्कमस्टांसेस रहे होंगे, जो भी उनकी परिस्थितियां रही होगी, उसके तहत जो डिजाइन उन्होंने सीखा उससे उन्होंने रिस्पॉन्ड कर दिया। एक्चुअली उनका वो इरादा नहीं था, ठीक है, उनका एक्चुअली इरादा हमको भयभीत करने का नहीं था। मान्यता उनकी कोई काम कर रही थी जिसके तहत उन्होंने ऐसा कर दिया। ये बात को हम जितना जितना देख पाते हैं ना, तो ट्रस्ट ऑन इंटेंशन उनके प्रति हमारा डेवलप हो पाता है। वो भी मूलतः मुझे सुखी समृद्ध करना चाहते हैं, इस बात का भरोसा हो पाता है। और वही भरोसा है जो हमको साहस देता है आगे लौट करके उनसे बात करने का। ये जो विश्वास है इस बात का कि आप मूलतः मेरा सुख समृद्धि चाहते हैं, मेरा शुभ चाहते हैं, मेरा भला चाहते हैं, ये विश्वास ही हमको साहस देता है आगे बढ़ के उनसे बात करने का। वो विश्वास नहीं होता है तो फिर बैरियर बना रहता है, ब्लॉकेज बना रहता है। तो भैया बातचीत करना ही जरूरी है या हम उनके साथ जी के भी उनको एक्सप्रेस कर ही सकते हैं ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि बातचीत तो शाब्दिक में तो हम बहुत कुछ जोड़ सकते हैं कि ऐसा कुछ बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ये बात तो सही है कि अगर बातचीत से कोई बात को शुरू भी करते हैं ना, तो जीने से उसका सपोर्ट होना जरूरी है। और मैं जिम्मेदार हूँ बोलने से आप हमको जिम्मेदार नहीं मानते। परिवार के 10 काम को अगर मैं सुबह से रात तक करना शुरू कर देता हूँ तो आप हमको जिम्मेदार मान ही लेंगे कि नहीं? मैं खूब कहूँ कि मैं जिम्मेदार हूँ और घर के किसी काम में भागीदारी करता हुआ दिखाई ना दूँ तो कैसे मानेंगे आप कि मैं जिम्मेदार? तो ये बात तो सही है कि जीने वाले भाग को अगर हम ठीक से शुरू कर देते हैं तो अगले का बहुत सारा नज़रिया हमारे बारे में बदल जाता है। जी, कोई और मुद्दा? पीछे माइक दे दीजिए प्लीज। बीच में एनवीसी के बारे में, वो फॉरेन कंट्री से आया था, इसके बारे में बात हुआ था। उसमें मार्शल का खुद का इसको एनवीसी को डिजाइन करने के बाद 2 बार तलाक हुआ। ठीक बात। तो आपने कुछ ना कुछ समझ के ही इसको यहाँ पे इसका तारीफ किया होगा, तो उसके पीछे का लेकिन उसका लास्ट मैरिज बहुत सक्सेसफुल रहा, उसका मरने तक सही रहा। तो इससे ये निष्कर्ष तो नहीं निकालेंगे कि तीसरा मैरिज सबका सक्सेसफुल होता है? नहीं ना वो मैं ये मान रहा हूँ उसका 3rd एडिशन एनवीसी बहुत सक्सेसफुल गया कि जैसे उसने इम्प्रूव किया, ये हो सकता है। और कोई तात्पर्य तो बताएं। क्या है, देखिए मतलब मैं किसी की व्यक्तिगत जिंदगी पर तो कोई वो नहीं करूँगा आक्षेप या कमेंट, कुछ भी मुझे ज़्यादा पता भी नहीं।
पर मुझे ये बात लगती है कि अगर कोई किसी बात को कह रहा है, ठीक है, और वो बात मैं अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके देखता हूँ और मुझे उसके परिणाम आते हैं, ठीक है, तो मुझे तो दिखाई देता है कि वो बात सही है, ठीक, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में ही उसको अप्लाई करके देख रहा हूँ और मुझे अपने जीने में बदलाव दिखाई दे रहा है, ठीक। ये जरूर है कि उन्होंने क्या किया होगा सोच के मुझे नहीं पता, मैं तो भाव के साथ भाषा को देख रहा हूँ, भाव को समझदारी के आधार पर इंश्योर करके फिर भाषा को प्रयोग करने की बात कह रहा हूँ। समझ और भाव के साथ भाषा व्यवस्थित होना, न कि समझ और भाव को छोड़ करके सिर्फ भाषा को व्यवस्थित करना। पोजीशन हमारा बहुत क्लियर है, समझ और भाव के साथ भाषा को ठीक करना, न कि समझ और भाव को छोड़ करके सिर्फ भाषा ठीक करना। समझ और भाव के साथ भी भाषा ठीक करना इसलिए ज़रूरी है कि घर में हमारा मूल इंटेंशन ठीक होते हुए भी जिस तरीके से हम बोलते हैं अगले को, वो तरीका भी बहुत बार आहत करता रहता है अगले को। तो भाव तो ठीक किया ही जाए, भाषा का भी ठीक होना ज़रूरी है। और मैं तो इस प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ कि कितने कचरों के बीच में से भी अगर कोई अच्छी चीज़ दिखाई दे ना, तो मैं तो उसको चुनने में, प्रयोग करने में, जिंदगी में उतारने में प्रयोग करता हूँ। पिछले समय हम एक उस पुराने कोटेशन को देख रहे थे बीजापुर में, जिसमें ये बात कह रहे थे कि दूसरों के साथ जब हम जी रहे हैं तो जो उसकी अच्छाइयाँ हैं उसको पहचान करके, देख करके प्रेरणा ग्रहण करने का काम करेंगे, या जिस किसी कारण से उसमें कमियां रह गई हैं इस आधार पर उसको पूरा रिजेक्ट कर देंगे। और इनफैक्ट आज के शिक्षा के इस बात को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि आइंस्टीन की हर थ्योरी सही नहीं मानी जाती, ठीक, लेकिन उसकी जो थ्योरी प्रयोग में खड़ी उतरी, जांच परख में खड़ी उतरी, उसको सही मानते हैं, जो नहीं ठीक उतरी उसको नहीं मानते। तो उनके मतलब जिन सिद्धांतों को उन्होंने दिया उसमें सारे आज शिक्षा में स्वीकारे जाते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवन दो आज के श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में वो माने जाते, फिर भी उनका बहुत सारा सिद्धांत है, एक दो ने, बहुत सारा जिनको नहीं माना जाता आज के दिन। अनसर्टेंसी का ले लीजिए, इवन रिलेटिविटी के कुछ मुद्दों को ले लीजिए, क्वांटम को ले लीजिए, उनका और नील्स बोर का बहुत फेमस डायलॉग है क्वांटम को लेकर के, ठीक। तो उस दृष्टि से मैं देखता हूँ, तो मुझे नहीं पता मार्शल रोजनबर्ग ने ज़िंदगी में क्या किया और कौन कौन सी किताबें लिखी, लेकिन कम्युनिकेशन की दृष्टि से इस भाग को मैं जितना अपने व्यवहार में उतार पाया उतना हमको प्रभाव दिखाई देता है। जितना और लोगों ने भी इसको अपनी ज़िंदगी में किया उसका प्रभाव दिखाई देता है। हाँ, समझ और भाव के साथ हम भाषा की बात कर रहे हैं, न कि समझ और भाव में कमी को छुपाने के लिए एक मैनिपुलेशन टेक्निक के रूप में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। वो बहुत क्लियर है मुझे। जी हाँ भैया, इसमें एक और बात थी जी। भैया ने बात किया था कि सोसाइटी का 4 लोग मैं कैसा भी जी रहा हूँ वो क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं। जब एक लड़की अकेली जाती है, उसके साथ कुछ होता है तो कुछ अनदेखी कर देती है, तब भी अपन कोसते हैं। तो सोसाइटी का कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो सोसाइटी ही तय करता है। हम ऐसे सोसाइटी को नेग्लेक्ट करके मनगढ़ंत करने लग जाते हैं, उसका नतीजा भी सोसाइटी का डिग्रेडेशन होता ही है। और कई बार क्या हो गया है कि बहुत बार ये मान्यता हमारी बन गई है कि इंडिविजुअल और सोसाइटी एक दूसरे के विरोध में खड़ा है, पेरेंट और चाइल्ड एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं, ठीक है, टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे के विरोध में खड़ा है। ये तो बिगड़ा हुआ विकृत समाज है, या विकृत स्कूल है, या विकृत परिवार है जिसमें ये एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं। सही अर्थों में देखेंगे तो पेरेंट भी बच्चे का शुभ चाहते हैं और बच्चा अपना भी शुभ चाहता है, विरोध कहाँ है। टीचर इसीलिए बैठा है कि बच्चे को समझ में आ जाए, बच्चा स्कूल इसीलिए आया है कि उसको ठीक समझ में आ जाए, विरोध कहाँ है। ऐसे ही समाज
एक मानव को समझदार और जिम्मेदार बनाना ही चाहता है ताकि सामाजिक जिम्मेदारियों का वो ठीक से निर्वाह कर सके। ठीक, और आदमी खुद भी समझदार और जिम्मेदार होना ही चाहता है। तो विरोध अगर सही अर्थों में देखेंगे तो इसमें से कहीं नहीं है, बल्कि परस्पर पूरकता है, म्यूचुअल कॉम्प्लीमेंट्रीनेस है इन सभी जगहों पर। जैसा एक ह्यूमन बीइंग होना चाहता है, सोसाइटी वैसा होने में सहयोग करती है। अगर पॉजिटिव सेंस में उसको देखेंगे कि एक सभ्य समाज कैसा होना बनता है, तो अपने पास समय होगा तो कल परसों में कभी सोसाइटी को लेकर के भी थोड़ी बात करेंगे हम। सोसाइटी और नेचर को लेके या तो कल करें या परसों करें, करना ही है अपने को। तो वहाँ पर ये बात दिखेगा कि इंडिविजुअल और सोसाइटी का कॉम्प्लीमेंट्रीनेस है, न कि विरोध है। ठीक है, अब अभी बन गया है समाज जिस तरह का, उसमें से धीरे धीरे हमको जहाँ कहीं भी ये विरोध स्थापित हो गया है, चाहे हमारे मन में चाहे समाज के मन में, उसको ठीक करने की ज़रूरत तो दिखाई देती ही है। आदमी जी रहा है जब भी तो समाज में ही जी रहा है। हम रोड पे चलते हैं तो ट्रैफिक का एक सामाजिक नियम तो चाहिए। अपनी अपनी मर्जी से तो हम ड्राइविंग करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे। ऐसे ही स्कूल है, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हमारे प्रोटेक्शन सिस्टम है, एक्सचेंज सिस्टम है, ये सब का कोई ना कोई एक सामाजिक विधि व्यवस्था की ज़रूरत तो दिखाई देती है। और जितना जितना हम संबंध को पहचानते हैं एक दूसरे के साथ ना, उतना उतना इन सामाजिक नियमों को सहजता से पहचाना जा सकता है। संबंध के अभाव में कहीं ना कहीं हम एक पोजीशन लेते हैं, आप एक पोजीशन लेते हैं और विरोध शुरू हो जाता है। जी, इधर कुछ कह रहे थे, उसके बाद पीछे आता हूँ। श्याम भैया, आपने बोला साइंस में, जैसे आइंस्टाइन की बात निकाली, तो साइंस में अथॉरिटी नहीं होती है, वी डोंट एक्सेप्ट एज अथॉरिटी। लेकिन यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पे हम अथॉरिटी मानते हैं? देखिए, यहाँ भी बात तो यही कह रहे हैं कि सच्चाई को जांच परख करके स्वीकारा जाए। ये नहीं कह रहे हैं कि श्याम कह रहा है इसलिए सच है। जीवन विद्या की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी की भी बात कर लीजिए। ये यहाँ का पोजीशन नहीं है कि जीवन विद्या कह रही है इसलिए सच है। यहाँ पोजीशन ये है कि आप अपने अधिकार पर जांच परख करके देख लीजिए, और हमको कॉन्फिडेंस है कि सच्चाई का प्रस्ताव देंगे तो आप उसको देख ही पाएंगे। पर तय आपके लिए हम इस आधार पर नहीं कर रहे हैं कि मैंने सत्य को देखा है इसलिए आप मान लो हमारी बात। यहाँ से नहीं शुरू हो रहा है। ये शुरू तो इसी जगह से हो रहा है कि भले मैंने सच्चाई को देखा है, लेकिन आपके लिए तो एक प्रपोजल है, प्रस्ताव है। आप इसको जांच परख करके देखिए, उससे जो सच्चाई की झलक मिलती है आपको, वो आश्वस्त करता है आपको आगे कंटेंट को सुनने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अगर वो झलक नहीं मिलेगी आपको, आप समेट करके चल देंगे कहीं और। ऐसा थोड़ी है कि आप पहली बार किसी क्लास में आए हैं, पहले भी कहीं गए होंगे, उसके पहले भी कहीं गए होंगे, उसके पहले भी कहीं गए होंगे। आपको उस जगह पर सच्चाई की झलक दिखती है और वो लगातार और बेहतर बेहतर होती चली जाती है, तो आप टिकते हैं वहाँ। अगर वो धुंधली होनी शुरू हो जाए, उसका काला पक्ष दिखना शुरू हो जाए, वो ज़्यादा लगने लगे, उस दिन सब समेट के दूसरी जगह चल देते हैं हम लोग, कि नहीं? ऐसा होता है, नहीं होता? बढ़िया, बताइए। एक श्याम भैया, पर यहाँ पे एक डिफरेंस है जी। जैसे साइंस कभी भी क्लेम नहीं करता है कि मैंने सच्चाई को देखा है जी। उसने बोला कि भी जितना ऑब्जर्वेशंस था उसके हिसाब से मेरा एक मॉडल है, जिसको हम आइंस्टाइन का मॉडल बोलते हैं, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं, कि इक्वेशंस हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्लेम किया जा रहा है कि मैंने सच्चाई को देखा है। ठीक कह रहे हैं, बट उस क्लेम के बावजूद आपके लिए तो प्रपोजल की तरह ही दिया जा रहा है। हमारे लिए वो सच्चाई है, आपके लिए तो प्रस्ताव है। आप भी इसको सच्चाई मान लें, यहाँ से नहीं शुरू कर रहे हैं। वहाँ से अगर शुरू करेंगे तो आस्था विधि हो जाएगी, अध्ययन विधि नहीं होगी, शिक्षा विधि नहीं होगी, उपदेश विधि हो जाएगी, आदेश विधि हो जाएगी, शिक्षा विधि नहीं होगी। अगर वहाँ से शुरू करेंगे तो फिर वो उपदेश विधि है, आदेश विधि है, आस्था विधि है, शिक्षा विधि नहीं है, जितना मैं पकड़ पाया हूँ। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, मैं जैसे अभी दोनों बच्चे पूछ रहे थे अपनी साइड से कि पेरेंट्स से, फादर से कैसे मान लो
कन्वर्सेशन किया जाए, कैसे बात की जाए, और फादर कैसे करे वो आपको उसमें फादर सिचुएशन सेम हो तो फादर कैसे आगे से करे। ठीक कह रहे हैं। देखिए सिचुएशन सेम हो ना, तो फादर की जगह से भी ये करने की ज़रूरत है कि अपने अंदर विश्वास को, सम्मान को, स्नेह को कॉम्पिटेंस के लेवल पर इंश्योर करने की ज़रूरत है कि मेरी योग्यता की जगह वो हो जाए कि बच्चे के लिए विश्वास का, सम्मान का, स्नेह का भाव हमारे अंदर स्थिर हो। उसके साथ अपनी भाषा, टोन, लहजा ठीक हो तो एकदम ऐसे ही सिंपली अप्रोच किया जा सकता है कि बेटा मुझे तुमसे बात करने की ज़रूरत महसूस होती है, या बेटा मुझे परेशानी होती है जब मुझे, क्योंकि मेरी तुमसे बात करने की ज़रूरत पूरी नहीं होती, क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? इतना सिंपल अप्रोच हो सकता है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम नालायक हो, तुम बेकार हो। हम एकदम सिंपल बात कह रहे हैं कि बेटा हमको परेशानी महसूस होती है क्योंकि मेरी तुमसे बात करने की ज़रूरत है, क्या हम बात कर सकते हैं? वो नाराज़ होगा, खार खाए होगा, 2 बार पलट के जवाब देगा। नहीं, बात होती है, सारी चीजें होती है, पर जो उनकी इच्छा और भावना है ना वो प्रकट नहीं करवा पाते या उनकी सामने नहीं आती, समस्या वो है। कहीं ना कहीं जब कभी भी उसने ठीक प्रकट किया होगा ना तो हमारा रिएक्शन ठीक नहीं रहा होगा। जब कभी उसने ठीक कहा होगा उसका कारण यह है कि उसने सच सच बताया होगा, हमारा रिएक्शन ठीक नहीं रहा होगा। उस भय से वो आगे नहीं बोलता है। अगर हमारा जीना उसके साथ इस तरह का हो जिसमें उसको ये आश्वस्ति दिख सके कि इस बात को जानने के बाद भी पिताजी का वही व्यवहार रहेगा जो पहले है, तो वो बोल पाएगा। उसको जैसे ही ये लगने लगता है कि इस बात को जानने के बाद पिताजी की भाव भंगिमा बदल जाएगी, उनका व्यवहार आचरण मेरे साथ बदल जाएगा, कैसे करेगा जी, कैसे करेगा? ये आश्वस्ति देने की ज़रूरत है कि तुम जैसे भी हो हमको स्वीकार है और हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारा तुमसे जुड़ाव तो वैसा ही बना रहेगा, चाहे तुमने गलत किया हो चाहे सही किया हो। हम खड़े हैं तुम्हारे साथ उसी स्नेह के भाव से तुमको सहयोग करने के लिए। ये आश्वस्ति जाने की ज़रूरत है, नहीं तो कैसे बताएगा, कैसे बताएगा जी? कोई और बात? गुरुजी कहाँ है? हाँ एक प्रश्न है मेरा। जी जी। सिद्धांत और नजरिया में कुछ फर्क है क्या? फिर से? सिद्धांत और नजरिया। सिद्धांत और नजरिया, हाँ, उसमें कुछ भेदभाव है क्या? एकदम सिंपल है। अगर सही अर्थों में देखेंगे तो सिद्धांत वो है जो एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है, अस्तित्व में जैसा है वो सिद्धांत है, ठीक। नजरिए का मतलब है हम कैसा देखते हैं उसको। तो सिद्धांत तो वो है जो बाहर की सच्चाई है, बाहर अंदर कहीं की भी हो। नजरिया वो है कि हम उसको कैसे देखते हैं। तो नजरिए में अपनी दृष्टि का मामला है, हम क्या देख रखे हैं, सोच रखे हैं, मान रखे हैं, उसके साथ ही हम किसी बाहर की चीज को देखते हैं। तो सिद्धांत वो है जो सच्चाई पर आधारित है, नजरिया वो है जहां हमारे देखने की कलरिंग भी हो सकती है, मिक्सिंग हो सकती है। पीछे कोई कुछ कह रहे थे? हाँ, इधर सुन लेते हैं, पीछे कोई नहीं है ना? हाँ भैया, पेरेंट्स को भी लिस्ट बनाने की जरूरत है या क्योंकि अगर वो लिस्ट बनाएंगे तो वो भी ऐसे ही सोचेंगे भावपूर्वक रहने का। या पेरेंट्स की जगह से देखिएगा ना तो बहुत लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है वो भी बता देता हूँ। मतलब क्या नहीं है तो गैर महत्वपूर्ण है कि लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरी है वो समझना है। पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि वो कामना तो बच्चे के शुभ की रखते हैं, ठीक है, चाहते तो हैं बच्चे का शुभ, लेकिन शुभ क्या है इसको समझने में और बच्चे का शुभ कैसे होगा इसको देखने में चूक करते हैं। शुभ क्या है, सही क्या है, बच्चे का हित क्या है और कैसे होगा इसको देखने में चूक करते हैं।
तो पेरेंट्स की जगह से उस पे काम होने की ज़रूरत है कि बच्चा जहाँ खड़ा है वहाँ जा कर के हम कैसे उससे जुड़ सकें और उसको एक ओपन स्पेस दे सकें जहाँ वो ठीक ढंग से अपनी सारी बातों को कह सके। जी खुली बात इस युग के अंदर खुली किताब तो कोई पढ़ता ही नहीं है, खुली बात कोई करने राजी नहीं है। माता पिता करता है ना गुरुजी करते हैं, कोई करते हैं खुली बात तो नहीं करेंगे तो उसका दुख झेलेंगे और क्या। ये तो सीधी सी बात है जी, नहीं करेंगे तो उसका दुख भी कौन झेलेगा। बढ़िया। एक बात ये समझने की जरूरत है कि परिवार की जिम्मेदारियों में हम जितना अधिक अपना पार्टिसिपेशन करते हैं, जितनी अधिक हम भागीदारी करते हैं, उतना अगले को एश्योरेंस होता है, आश्वस्ति होता है हमारे समझदारी के ऊपर। हमारी भागीदारी अगर परिवार में नहीं दिखाई दे रही है तो बहुत मुश्किल है कि कोई ये माने कि मैं बहुत समझदार हूँ कि नहीं। उतना ही लिखा है यहाँ कि भाव के साथ साथ परिवार व्यवस्था में जिम्मेदारियों का निर्वाह भी आवश्यक है, सेवा के रूप में, सुविधा अर्जन के रूप में। अब मैं एक मुख्य बात इस बात पर ध्यान दे रहा हूँ कि संबंध में सामान्य रूप से चूक क्या होती है, हमसे गलतियाँ क्या होती हैं, ताकि उसको ध्यान रख करके थोड़ा ठीक करने का काम हम कर सकें। तो जितनी बात हमने की है उसको समराइज करके कुछ बता देता हूँ मैं। बातें तो किसी न किसी तरह से ये सब आ चुकी हैं ऑलरेडी, लेकिन मैं एक जगह इकट्ठा करके उसका समरी कर दे रहा हूँ कि संबंध में कई बार ये चूक होती है कि हम प्राइमरली भावों के निर्वाह के बदले सुविधा पर ध्यान देने का काम करते हैं। तो हम आपके खाने पीने रहने का सब इंतजाम कर देते हैं, हमको लगता है ज़रूरतें पूरी हो गई, ठीक है। आपके लिए समय पे गिफ्ट ला के दे देते हैं, साड़ी खरीद के दे देते हैं, हमको लगता है ज़रूरतें पूरी हो गई। हमको ये नहीं दिखाई देता है कि संबंध में भाव निर्वाह की भी ज़रूरत है, उसके लिए भी समय लगाने की, प्रयास करने की ज़रूरत है। क्योंकि भाव की जगह पर अगर आदमी अतृप्त होगा, 20 जगह से वो निकलता रहेगा। फीलिंग के लेवल पर अगर हमारा सेटिस्फैक्शन नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तो वो किसी न किसी फॉर्म में बाहर निकलने का काम होता रहेगा। तो पहली चूक तो ये जगह पे होती है। ये बात समझ में आई क्या? बताओ। माइक दीजिए जी, जरा सुने। अगला तुमसे पूछने वाले हैं पाखी, माइक ढूंढ के रखना। कि हमें सामने वाले के भाव पे ध्यान देना चाहिए, सुविधा पे नहीं। वो भी और हम भी जब दूसरे का ध्यान रख रहे हैं तो सिर्फ सुविधा दे करके ये ना मान लें कि मैंने सब कुछ कर दिया, भाव निर्वाह को भी अपनी तरफ से किया जाए। क्या? 2 माइक दो, इसको सुनेंगे हम, तभी अब आगे बढ़ेंगे हम। हमें क्या कहते हैं, सुविधा पे ना ध्यान देके भाव पे ध्यान देना चाहिए। हम ये मान लेते हैं कि सुविधा दे दी हमने तो सब ठीक है, सब सुख में है, लेकिन जहाँ भाव नहीं दिखाते वहीं पे कमी आ जाती है। वही तो हम ये बता दें कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि सुविधा नहीं दें, हम बार बार इसलिए बुलवा रहे हैं कि उसमें जहाँ भी ठीक नहीं हो उसको मैं ठीक कर सकूं। हम ये नहीं कह रहे कि सुविधा ना दें, हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ सुविधा देने से काम नहीं चलेगा, भाव के साथ सुविधा देने की जरूरत है। भाव के बिना सुविधा अधूरा है, ठीक। अगला मुद्दा बता देता हूँ, फिर तुमसे सुनूंगा मैं। अगला मुद्दा यह है कि भाव पर अगर हमारा ध्यान जाता भी है ना, फीलिंग्स पर अगर हमारा ध्यान जाता भी है, तो हम ज़्यादातर समय इन फीलिंग्स को दूसरे से पाने पर ध्यान को बना के रखते हैं, ना कि इन फीलिंग्स को खुद में इंश्योर करके दूसरे को देने पर। जैसे मैं अगर अभी आप सबसे बात कर रहा हूँ तो ज़्यादातर समय ये होता है, मैं अगर अभी आप सबसे बात कर रहा हूँ तो ज़्यादातर समय ये होता है
कि मेरा ध्यान इस बात पर बना रहता है कि आप सब लोग मेरे साथ विश्वासपूर्वक, सम्मानपूर्वक, स्नेहपूर्वक जी रहे हैं कि नहीं। इस बात पर ध्यान बहुत कम होता है कि मैं बोलते हुए आप सबके साथ विश्वासपूर्वक, सम्मानपूर्वक, स्नेहपूर्वक व्यक्त हो रहा हूँ कि नहीं। तो मेरी भाषा में, मेरी शैली में, मेरे टोन में, मेरे लहजे में, मेरे गेस्चर में, मेरे एक्सप्रेशन में विश्वास है कि सम्मान है कि स्नेह है कि नहीं है, इस पर ध्यान नहीं रहता। ठीक है, आप सब लोग हमारे साथ जैसा जी रहे हैं उसमें आप जो बोलते हैं उस भाषा में, टोन में, शैली में सम्मान है कि अपमान है, मैं इसी को देखने में लगा रहता हूँ। अगर इस विधि से हम दूसरों से पाने भर की अपेक्षा रखेंगे देने के बदले, ठीक, तो स्थिति ये बनती है कि न मैं भाव को समझ करके देने का काम कर रहा हूँ, न आप भाव को समझ के देने का काम कर रहे हैं। मांगने का काम मैं भी आपसे कर रहा हूँ, मांगने का काम आप भी मुझसे कर रहे हैं। मिलेगा किसी को? नहीं मिलेगा। तो हम बार बार कहते कि अपना भी कटोरा खाली हो, अगले का भी कटोरा खाली हो, कितना भी मांगे एक दूसरे से गिरगिरा के और हाथ पैर जोड़ के, कुछ मिलना है क्या? तो ये समझ में आना जरूरी है। संबंध की एक दूसरी चूक ये होती है कि ये भाव को हम जरूरत दिखती भी है तो खुद अपने में सुनिश्चित, अपने में इंश्योर करके दूसरे को देने पर ध्यान रखने के बदले हम ज़्यादातर समय दूसरे से पाने पर ध्यान को बना के रखते हैं। बता दो तुम, सुन के हम तुमसे आगे बढ़ेंगे इसको। सर जैसा कि आपने पहले दिन कहा था कि पहले खुद पे देखो फिर दूसरे पे देखो, तो सिमिलरली अभी भी आप यही कह रहे हो कि सामने वाले से मांगने की जगह पहले तुम खुद दे के देखो, फिर दूसरा तुम्हें देगा ही देगा। जब अगर तुम इमोशन पोर कर रहे हो तो तुम ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो करेगा तो तुम करोगे। तुम पहले सामने से वो दरवाज़ा खोलो, और मतलब ये वेट करने की जगह कि वो खोले। बढ़िया, बताइए। तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है कि हम भाव के भिखारी हैं? ये भी अच्छी बात है। इसके पीछे का रीज़न जो है ना, वो एकदम सिंपल है कि भाव की ज़रूरत तो है हमको, हर आदमी को भाव की ज़रूरत है, लेकिन वो भाव को सुनिश्चित करने के लिए जो समझदारी चाहिए अपने में, वो शिक्षा संस्कार से नहीं मिलता हमको, परिवार से, समाज से, स्कूल कॉलेजेस से वो नहीं मिलता। वो नहीं मिलता है तो जगह खाली रहती है। उस खाली जगह को भरने के लिए आदमी बाहर से प्रयास करता है, और बाहर से पाने की कामना करना बहुत आसान है। खुद समझने जीने में लगने के लिए इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, और शिक्षा संस्कार में नहीं होने से वो करना और कठिन हो जाता है, कठिन हो जाता है। बढ़िया। अब अगला पूछेंगे तुमसे कि तुमसे पीछे वाले से किससे पूछा जाए? हाँ, इनसे पहले सुन लेते हैं। एक दो ऑब्जर्वेशन है जी। जैसे बेटी अभी 11th में आई है, वो इकलौती है, तो उस नाते उसका उस तरह से पीयर लर्निंग नहीं हुआ, तो बहुत सारी कमियां हमें दिखती है। मेरा और पत्नी के कई शिविर हो चुके हैं, हम थोड़ा कोशिश करते हैं कि ठीक से जिएं ताकि उसमें उतरे, लेकिन हमने ये पाया है कि हमारे अच्छे जीने के बावजूद भी उसमें बहुत सारी चीज़ें उतर नहीं रही हैं। ये बहुत सारे पेरेंट्स की दिक्कत है, ऐसा मुझे लगता है। अभी मैं अपने विद्यालय में, तो मुझे फीडबैक पता नहीं लगता है, लेकिन मैं बेटी के ज़रिए जो एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है, तो अभी उसकी एज के जितने भी बच्चे हैं, मैं जजमेंटल नहीं हो रहा हूँ, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है जी जी, कि वो अपने किसी भी अध्यापक का रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो कहीं पे भी रेस्पेक्ट नहीं। हम रोज़ खाना खाते हैं, खाना खाते खाते बात करते हैं कि भाई मोबाइल नहीं देखना है, तो बात करते हैं तो हम अक्सर हमारी होट टोक ही हो जाती है, मतलब तेरे में ये भी मैनर्स नहीं है, वो भी नहीं है। दूसरी चीज़ मैं ये देख रहा हूँ कि एक ठीक ठाक सैलरी है मेरी, परिवार ठीक से चल रहा है, मकान सब कुछ है। पत्नी अभी उसकी इच्छा है कि मैं भी नौकरी करूँ, तो वो अपनी तैयारी कर रही है।
तो मैं ये समझ पाया, जैसा बीच में आपने कहा था कि कुछ काम को हम वैल्यू नहीं करते हैं तो उनको लगता है कि घर में कमाने वाले की वैल्यू है, जो एक घर चलाने का जो काम है वो अपने आप में बड़ा काम है, वो हमारी अब धीरे धीरे समझ बनी तो अब हम उसको वैल्यू कर रहे हैं। लेकिन तब तक पत्नी का ये मन बना कि हमारी आवश्यकताओं की सूची भले निश्चित कर लें तो भी अभी थोड़ी ऊपर है, तो उसके लिए मुझे भी नौकरी करने की ज़रूरत है। उस प्रेशर में अभी घर में उसकी ये अपेक्षा है कि मैं पढ़ रही हूँ, पहले पिछले साल आपने पढ़ाई करी, अब इस साल मैं थोड़ा कोई एग्ज़ाम देना चाहती हूँ, तो आप सब लोग थोड़ी हेल्प करें। अब मैं जीवन विद्या के प्रभाव में मुझे भी ये लगा कि मैं भी थोड़ा अगर समय है तो हेल्प कर सकता हूँ, तो मैं बाहर बाजार का काम कर लेता हूँ। सब्जी में भी अभी मैं छुट्टियाँ हैं तो पूरा 1 महीना आराम से मैंने ये ग्वारफली साफ करना और ये सब सीखा। बेटी जो है उसका अभी 1-1.5 महीने से छुट्टी है, तो वो उसकी ये भी इच्छा है कि भाई बेटी भी थोड़ा झाड़ू पोछे में हेल्प करे। तो मैं मोटे तौर पे ये समझ पाया कि बेटी आलसी है। मतलब अभी के जो बच्चे हैं ना वो मोबाइल में बहुत, वो एक इजी लगता है स्वैप करना, शॉर्ट्स देखना, मैं भी देखता हूँ शॉर्ट्स, वो थोड़ा कम श्रम वाला काम है जी। तो वो कोई काम बताएंगे तो बहुत पहले तो अनईजी हो जाएगी, फिर करेगी तो एक कमरे का पोछा लगाया, फिर थोड़ा शॉर्ट्स देख लिया, फिर दूसरे कमरे का पोछा थोड़ा 1 दिन लगा लिया तो उसको बहुत जताएगी कि देखो कर तो लिया मैंने, अब क्या है इतना। मतलब तो अभी इस टीन एज के मैं फिर जजमेंटल नहीं हो रहा हूँ, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि इस एज के बच्चे जो कंप्यूटर पे इजी हैं, मोबाइल पे इजी हैं, सेल्फी लेना उनको अच्छा लगता है, थोड़ा डांस करेंगे फिर कुछ रील्स बना के डालेंगे, उनको घर के अंदर ही भागीदारी समझ में नहीं आ रही। इसको लेकर के माता पिता बहुत परेशान रहते हैं। छोटे हैं तब तक चलेगा, अब थोड़े से बड़े हो गए, अभी छुट्टियां हैं तो ठीक है वो थोड़ा आटा गूंद के रोटी बनाना सीख ले, या वो अपनी खुद की चोटी बनाना नहीं सीख ले। आधी लड़ाई तो इस बात की है कि ये चोटी छुट्टियों में भी चोटी बनाना नहीं सीख रही है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो मैं जो समझ पाया, एक तो हम श्रम से बच रहे हैं, दूसरा क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था में अब सारे शिक्षकों में भी उतना ताप नहीं है कि उनकी हम इज्जत कर सकें। मुझे लगता है कि शिक्षकों में भी बहुत मतलब गिरावट आई है, वो अपना शिक्षकत्व तो ठीक से नहीं निभा रहे हैं, इसलिए बच्चे उनका सम्मान नहीं कर पा रहे, ऐसा मुझे लगता है। तीसरी चीज़, मैंने घर गृहस्थी के चलाने के काम को शायद मैंने उतना उस तरह से उसका मूल्यांकन नहीं किया कि पत्नी के मन में ये भाव आया कि वो भी नौकरी करे। तो ये मैं अपने घर में देख पा रहा हूँ, मुझे पता नहीं बाकी घरों में भी अगर यही तापमान है तो ये ठीक नहीं है। इसमें एक और चीज होती है, मतलब जो सब आपने कहा वो बिल्कुल ठीक है। एक बच्चे को देखिएगा जब बचपन से बड़ा होता है ना, कल भी कई लोग इस बात को कह रहे थे इन बच्चों को भी देखिए, 4 बड़े लोग जहाँ बैठ के बात करते हैं ना, उनको भी वहाँ बैठने में ही रुचि है। आप जिस तरह के काम करते हैं उनको भी वैसा ही करने में रुचि होती है। वो अपना चप्पल पहन के घूमे नहीं घूमे, अपने पिताजी का माँ का चप्पल पहन के चलने का वो करते हैं, क्योंकि उनको सारा अनुकरण अनुसरण हमारा करना है। तो एक बच्चा शुरू में तो घर के अलग अलग कामों में भागीदारी करना ही चाहता है, नहीं करना चाहता है ऐसा नहीं है। हम जाने अनजाने वो सब को छुड़वा के उसको पढ़ाने बैठाते हैं। किसी भी घर में आप 3 साल, 3.5 साल, 4 साल, 2.5 साल के बच्चे को देखिए, वो अलग अलग गतिविधियों में भागीदारी करना ही चाहता है। हम उसको सब तरफ से ब्लॉक करके कहते हैं नहीं बेटा तुमको पढ़ाई करनी है। फिर अभी इंजीनियरिंग, मेडिकल और ये जो प्रेशर इतना होता गया है कि क्लास 6 से नहीं तो क्लास 9 से आजकल हम बच्चे को भेज देते हैं तैयारी कर, और वो तैयारी का कुल मतलब ये होता है कि तुम्हारा खाना भी कोई और बनाएगा, पानी भी कोई और देगा, तुमको लोगों से मिलने की भी ज़रूरत नहीं है, 1 घंटा मनोरंजन कराओ, खेल आओ, उतना बहुत है, बाकी समय किताब लेके पढ़े रहो। जो 15 साल, 17 साल, 18 साल ऐसी ज़िंदगी जी लिया, और उतना ही नहीं, पढ़ाई करने के रूटीन ऐसा हो जाता है कि रात के 4 बजे तक पढ़ना है, सुबह 11 बजे उठना है। ठीक है, तो ये जो हम लाइफ स्टाइल बना दिया हमने एज ए पेरेंट्स, अगर बात करेंगे तो, और मैं अपने संदर्भ में ही कह रहा हूँ, दूसरों को नहीं कह रहा हूँ, तो अब वो बच्चा 17 साल, 18 साल जब इस ज़िंदगी में जी लिया, लौट करके हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो सुबह 5:30 बजे उठे, घर में झाड़ू मार दे और चाय लेके अपने लिए भी आए और आपके लिए भी आए कि क्या हम लोग चाय पी लें? कैसे पॉसिबल है? वो परवरिश ही हमने क्या किया बचपन से, और वो बच्चा करना चाहता है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं करना चाहता है, उसको हम छुड़वा देते हैं सब तरफ से।
छुड़वा देते हैं। आजकल की माताओं के पास समय नहीं होता है तो वही मोबाइल पकड़ा देती हैं बच्चों को, ले बेटा लगे रहे इसमें, ठीक है, हम तब तक घर का काम कर लेते हैं, ठीक है। हाँ भैया मोबाइल, हाँ ये सही है आपकी बात कि हमने ही उनको बिगाड़ा है, मतलब क्योंकि वो पढ़ाई के चक्कर में ज़्यादा ही उनको वैसा काम से रोका कि तू पढ़ाई पे फोकस कर, वो सब सही है, पर अब उनको कैसे सुधारें? अब क्या पर बात करते हैं, पहले इनका सुन लेते हैं। माइक बैठे नहीं, ओ पीछे माइक लो ना। मुझे अभी ऐसा लगता है कि शायद मैं करना ही नहीं चाहती थी, मतलब जैसा कि आपने भी बोला कि करना चाहते थे पर नहीं। वही तुम इसलिए नहीं करना चाहती हो या थी क्योंकि तुम 9th और 12th पास हो गई हो। अपने घर में पूछना, जब तुम 2.5 साल की रही होगी, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की, घर के कामों में तुमको भागीदारी करने की प्रवृत्ति होती थी या दोनों हाथ पैर मोड़ के एक जगह बैठे रहने की होती थी? पूछ के देखना थोड़ा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है शुरू से हर बच्चा जो है ना घर के काम में सहयोग करना ही चाहता है, हम उसको सही दिशा नहीं दे पाते हैं, चाहे बाहरी प्रभाव से और से। जैसे हम छोटे छोटे घर के काम होते हैं, जैसे घर में इंटर होते ही अपन चप्पलों को व्यवस्थित करने का काम है, छोटा सा काम, कुछ नहीं है ये। हम अगर उसमें इंटरेस्टेड है, बच्चों का बच्चा इसमें जो है ठीक करना है, तो हम हमारे घर से सीखता है। घर में जूस बना रहे हैं, बच्चों को भी जिम्मेदारी दी है साथ में, ऐसा नहीं उन पर थोप दिया है, लेकिन छोटे छोटे काम में जब हम इन्वॉल्व करते जाते हैं उनकी रुचि बनती जाती है। इवन मैं दोनों बच्चों को साथ लेके भी आया हूँ, और घर पे भी मैं देखता हूँ जैसे बर्तन साफ करने का काम मम्मी थोड़ी करेगी हमेशा, तो कभी कभी बच्चे भी करेंगे। अब अच्छा केवल बच्चे करेंगे, मम्मी करेंगे, पापा करेंगे, नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, पापा भी करेंगे। घर की सफाई का काम है तो मम्मी करती है, लेकिन कभी कभी पापा भी करते हैं, तो कभी कभी बच्चे भी कर लेते हैं। तो हर काम में, गार्डनिंग का काम है, छोटा छोटा काम है, तो कभी बच्चों को पानी देने के लिए लगा दिया, तो रुचि बनती है, पढ़ाई के साथ में है। और मुझे तो ऐसा लगता है उन कामों में जब इन्वॉल्व करते हैं तो बच्चों का दिमाग और ज़्यादा खुलता है, बच्चे ज़्यादा और हष्ट-पुष्ट होते हैं, उनका इंटेलिजेंस पावर और ज़्यादा बढ़ता है। इवन वहाँ जैसे लोग आते हैं हमारे सोसाइटी में गार्डनिंग में काम करते हुए या और भी सामाजिक कार्यों में भी लोग पहचानते हैं, उनकी भागीदारी बनती है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे तो रुचि लेते हैं, मेरा जो ऑब्जर्वेशन हुई है। किसी घर में देख लीजिए ना छोटे बच्चे को, कोई बच्चा बुद्ध जैसा ध्यान लगा के नहीं बैठा रहता है जी। और जिस काम को भी आप करते हैं ना, वो पूछता है क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो हाथ लगाना चाहता है, करना चाहता है, वो प्रवृत्ति दिखाई देती है। हम उसको एक जगह पर ब्लॉक करते हैं। अब क्या करें का उत्तर तो यही है जी, एक बार जब चीज़ों को उल्टा चला दिए हैं तो थोड़े धैर्य के साथ हमको एक कदम ज़्यादा जिम्मेदार होने की ज़रूरत है। होता यही है कि हम जब टेबल पे खाने बैठते हैं और बात शुरू करते हैं ना कहीं करो न करो के रूप में हम जिस तरह की बात करते हैं वो उस जनरेशन को रोक टोक की तरह लगता है। तो पिताजी या माँ ऐसा बोलते हुए उसको सहयोगी के रूप में नहीं दिखाई दे के विरोधी के रूप में दिखाई देते हैं, या समस्या पैदा करने वाले के रूप में दिखाई देते हैं, न कि सहयोग करने वाले के रूप में। ये प्रॉब्लम है। उपाय क्या है? उपाय एकदम सिंपल है। अगर बच्चा वहाँ खड़ा है तो अब हमको ही एक कदम आगे बढ़ के ना ये भूल जाना पड़ेगा कि शिष्टता क्या है और अशिष्टता क्या है आपके समय के पैरामीटर से। अब तो जहाँ वो खड़ा है वहाँ से प्रस्ताव की विधि से ही बात हो सकती है, और उसके व्यू पॉइंट को सुनने से बात को शुरू किया जा सकता है, बजाय अपने व्यू पॉइंट को बताने से। अब अगर पूछेंगे ना क्या हो सकता है, तो वो शिष्टता का पैरामीटर भूल जाया जाए जो हम अपने समय में सोचते थे कि ऐसा बात करेगा। वो जो बात कर रहा है उस शिष्टता के नए पैरामीटर को पहचाना जाए कि अब यही शिष्टता है उनका आज के दिन। और उनको जवाब देने और उत्तर देने के बदले उनको सुनने और प्रश्न पूछने के काम को किया जाए तो धीरे धीरे वो खुलेंगे, क्योंकि ये पीढ़ी 12th तक आते आते तो अपने को विद्वान मानती है। ठीक है, जो आप कह रहे हैं ना, टीचर से लेके बाकी किसी का कोई रिस्पेक्ट नहीं बच गया है, और गूगल और काम कर देता है कि जो सूचना आपके पास है वो भी मोबाइल में लेके बैठा हुआ है।
पहले सूचना के आधार पर भी थोड़ा टीचर का सम्मान हो जाता था, अब सूचना होने नहीं होने का तो कोई मतलब नहीं हो गया जी। अब तो चैट जीपीटी तो एक कदम और आगे की चीज है, वो तो एक कदम और आगे की चीज है। तो कहीं ना कहीं अब हमको अपने लहजे को, अपने टोन को, अपने नजरिए को बदल करके प्रस्ताव की भाषा में बात करने की जरूरत है। करो न करो से शुरू करने से, व्यवहार कार्य को बदलने से शुरू करने से, उसके दृष्टि में बदलाव कैसे हो सकता है उस पर सोचने की जरूरत है। और वहाँ भी प्रस्ताव के रूप में बात करके उनको सुनने की जरूरत है, ना कि उनको बताने की। अगर आप बताना शुरू करेंगे तो उनके पास बताने के लिए पहले से बहुत कुछ है। आप एक भी पोजीशन लेकर के बात करना शुरू करेंगे, उनके पास आर्गुमेंट बहुत है करने के लिए। तो हमारा काम आज के दिन उत्तर देना नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी उनके अंदर शुरू हो जाए कि सही गलत की जांच परख को वो अपने अंदर शुरू कर दें। आज के बच्चों के अहंकार के साथ तो इतना ही हो सकता है, इतना ही हो सकता है। उससे ज्यादा का कोशिश करेंगे बैकफायर होना शुरू हो जाएगा। बढ़िया, कुछ अर्जेंट हो तो 1-2 मुद्दे ले लेते हैं, नहीं तो हम क्लोज करेंगे। अब जो आप बोल रहे हो वैसा प्रोसेस भी इनिशिएट किया है और वैसे फ्रेंडली हैं ही हम लोग, पर पता नहीं मतलब उन लोगों का विश्वास ही नहीं बन पा रहा है। वो बोल रहे हैं कि आप ये सब इसलिए हमें कर रहे हो कि आप किसी तरीके से हमें वो करना चाहते हो। पुराना गड्ढा हमने 20 जगह इस तरह का मैनिपुलेशन किया है, इसी को विश्वास का खोना कहते हैं। और ये बात सही है कि ये जब भी हम करेंगे तो वो भरोसा नहीं ही बनेगा, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो इतना ही है उसमें कि सचमुच ईमानदारी से अगर हम बदलाव करेंगे, धैर्य के साथ चलेंगे, तो 20 साल का गड्ढा 2 साल में भर जाता है। एक और प्रॉब्लम जनरली जो मैंने ऑब्जर्व की है यंग जनरेशन में कि मोबाइल, ये जो यहाँ से आपने शुरू किया ना, यहीं से यंग जनरेशन सुनना बंद कर दिया है। चलो बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे बच्चों में ये हमने क्या किया, हमने पोजीशन डिफाइन कर दिया कि यंग जनरेशन की ये प्रॉब्लम है। बच्चे से भी बात करेंगे और कहेंगे कि बच्चा ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, आपने पोजीशन डिफाइन कर दिया। मैं इसलिए यंग जनरेशन कह पा रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे पेरेंट्स से बात हुई है। मैं एक छोटी बात कह रहा हूँ, हाँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यंग जनरेशन कहें कि बच्चा कहें। प्रॉब्लम से जो आप शुरू कर रहे हैं ना कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम मोबाइल यूज करते हो। नहीं, मैं अभी मेरी बात तो सुनिए, कंटिन्यू प्लीज। मैं सुन लूंगा, लेकिन ये लैंग्वेज बना के रखेंगे तो आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। मैं तो सिर्फ उस आशय से कह रहा था। प्लीज, आई एम सॉरी। नो इट्स ओके। कि बच्चों में मोबाइल की वजह से कि वो रात भर जाग रहे हैं, सुबह हो रही है, 4 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, फिर वो सोने जा रहे हैं, उसको कैसे डील किया जाए? इनसे पूछिए ये क्यों रात भर जगे रहते हैं मोबाइल लेकर के, हैं? मैं कोई एक बोलिए, कोई तो सुनाई देगा। हाँ जी। मैं रात को जागता जरूर हूँ, चाहे मोबाइल चलाऊं, चाहे एनीमे देखूं, चाहे कुछ देखूं, पर सुबह 5 बजे मेरी आँख खुल जावे। लेट जागना मेन रीजन ना है, लेट उठना मेन रीजन है। जाग का बच्चा रात में पढ़ाई भी कर सका। समझ गया। और किन्हीं को दे दो भैया इधर। हाँ। मतलब मुझे काफ़ी टाइम से, जब मैं 9th-10th में थी तब से मुझे देर रात तक जगने की आदत थी। तो मेरा एक रीज़न इसमें ये है कि मेरा जो कभी कुछ पढ़ना होता है या कुछ काम भी करना होता है या कुछ क्रिएटिवली कुछ काम करना होता है तो वो 11 बजे के बाद ही शुरू होता है। तो वो एक ऐसा है कि फिर कॉलेज लाइफ में भी ऐसा था कि कभी हम मतलब रात को अगर बात करना शुरू करते थे, फ्रेंड्स वगैरह बैठते थे हॉस्टल में, तो वो मतलब लंबी बातें हो जाती थी तो 2-3 बजना,
मतलब वो एक नॉर्मल टर्म हो जाता था कि हाँ इतनी जल्दी कौन ही सोता है, 2 बजे से पहले कौन ही सोता है। और फिर बाद में एक हैबिट भी डेवलप हो गई कि कुछ भी काम करना है, असाइनमेंट भी करने हैं, कुछ रिसर्च भी करना है, कुछ प्रोजेक्ट दूसरा करना है, तो वो 11-12 बजे के बाद हम शुरू करते थे। तो वो एक हैबिट हो जाती है कि वही करना है। तो वो सबका मुझे लगता है कि सबका अलग होता है। कोई मॉर्निंग पर्सन होता है तो वो सुबह पढ़ना प्रेफर करता है, तो मैं रात में पढ़ना प्रेफर करती हूँ। ऐसा आप रात में पढ़ना प्रेफर करती हो तो आप विशेष नहीं हो, ज्यादातर लोग वही प्रेफर कर रहे हैं। मतलब वो शायद हो सकता है कि सबका ऐसा हो, पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सुबह पढ़ना चाहिए, सुबह अच्छा रहता है, तो वो एक है। आप जब ऐसा कहेंगे ना तो वो उधर से कहेंगे काश कोई हमारा बेटा भी ऐसा होता जो मॉर्निंग पर्सन होता। मेरे टीचर क्लास में जी 8 में से 10 बच्चे ऐसे सो रहे हैं, सुन नहीं पाते, तो वो आज के बच्चे तो ये कहेंगे कि आपको एग्जाम में पास होने से मतलब है ना, एग्जाम ले लीजिएगा हमारा, ये मत देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। मैं तो आपको आईआईटी के बच्चों का जवाब बता रहा हूँ। भैया जैसे हरियाणा वाले भाई ने बोला कि रात को लेट सोना दिक्कत नहीं है, जल्दी उठना दिक्कत है, जल्दी नहीं उठना दिक्कत है। तो मैं मुझे लगता है कि लेट सोना भी दिक्कत दे सकता है, क्योंकि हेल्थ के लिए नींद भी तो जरूरी है जी। और एक सवाल जो मैं 2 दिनों से पूछ रहा हूँ, सही और गलत की परिभाषा। मैंने बीच में 2-3 जगह दिया उसको, पर शायद आपको नहीं कनेक्ट हो पाया। हाँ वही, तो मैं फिर से उसको क्लोज करते समय दे दूंगा। मैंने दिया उसको, लेकिन फिर से दे दूंगा। हाँ, और कौन बताना चाहेगा? बताओ। नहीं, थोड़ा बच्चों से तो सोने का कारण पूछ लें, बड़े लोग बताएंगे तो कैसे चलेगा। उधर दीजिए जी। भैया मेरी तो मोस्टली ओवर थिंकिंग है, बट क्या है कि रात को नींद जल्दी आती नहीं है और सुबह आँख खुलती नहीं है। एंड इवन मेरे ऑफिस के लिए भी ना मुझे यही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक, वो तो जस्ट थोड़ा है कि लेट आप जा सकते हो तो चल जाता है, क्योंकि पोस्ट सही है, नहीं तो अगर मैं भी नीचे होती तो शायद मेरी सैलरी कटती। एक जनरेशन और ऐसा होगा ना तो ऑफिस 2 बजे को दिन में खुला करेगा और 12 बजे रात में बंद हुआ ऑफिस 2 बजे से होना चाहिए। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मंडे वाले दिन जो ऑफिस हो वो दोपहर से होना चाहिए और सैटरडे को आप शाम तक चला सकते हो। ऐसे ही चेंज होता है। जब आप कंपनी की सीईओ बनोगी नेक्स्ट जनरेशन में तो आप रूल बनाओगी 2 बजे मंडे ऑफिस खुलेगा। मतलब कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि आप लेट तक क्यों जग रहे हैं, बस ऐसा ही है कि आती ही नहीं है। जी बढ़िया। आपको भी कुछ बताना? आप भी बता लो, लेट तक जगने में क्या रुचि है तुमको? सर सब सोए रहते तो डिस्टरबेंस नहीं रहता है ना। अच्छा, बाकी लोग सोए रहते हैं? हाँ, तो और बाकी जगने लगे तब क्या करोगी? तो दिन में पढ़ेंगे, फिर वो रात में सोएंगे ना। तब रात में सो जाएगी पक्का? सोया भी है, जब मम्मी ने कही है कि तू सो जा, फिर मैंने उनको दिखाया भी कि सुबह मैं उठ रही हूँ, उसका कोई प्रोडक्टिविटी नहीं रह रही है, लाइक वैलिड प्रूफ्स के साथ, तो भी वो मान नहीं रही हैं कि रात में मत सो। अभी भी वो आई है तो बोल रही है मैं तुझे रात तक नहीं जगने दूंगी। ना मैंने बोला अभी 8 दिन तक तो जगने दोगी ना। तो फिर उसके बाद तूने जो आर्ग्यूमेंट किया था वो वाला आर्ग्यूमेंट भी बता दे। रात को जगने का मेन जो स्पेशली शॉर्ट्स वाला जो रीज़न है, ये सब तो साले प्रोडक्टिव रीजंस है, अच्छी बात कर रहे हैं वो लोग। मैं जो गलत बात पर जगना जो क्लियरली डिफाइंड है उस पर अगर जस्टिफिकेशन थोड़ा दे सकता हूँ। रियलिस्टिकली वही है ना, ये तो सब बच्ची बात है, बेकार की बातें किसी और दुनिया की है, पुराने ख्यालों की। तो उसका मेन रीजन वही मुझे तो लगता है कि जो दुनिया में हम जी रहे हैं, रियल वर्ल्ड, मुझे तो थोड़ा फीका फीका लग रहा है, फीका लग रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा है, बोरिंग है। क्योंकि सब लोग कॉमन ही है, कुछ नई बात ऐसी हो नहीं रही है। और इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब पे जो पोस्ट होता है वो परफेक्टेड चीज़ पोस्ट होती है, एडिटेड चीज़ पोस्ट होती है, जो एकदम हमारे लिए टेलर्ड है।
तो कोई अगर इतनी मेहनत कर रहा है हमारे लिए उसका सम्मान तो करना बनता तो मतलब 2 घंटे रात को थोड़ी मेहनत हम भी देखिए, मैं इसको यहाँ पे रोक लेता हूँ। हाँ, पीछे वो कुछ कह रहे थे, उनको सुन के रोकता हूँ। भैया का कहना सही है, स्क्रॉलिंग हमारा बहुत ज़्यादा टाइम खा जाती है रात में। पर एक रीज़न और मुझे लगता है कि हमारा जो अकेलापन है, क्योंकि हमने बहुत बार ट्राई भी किया होगा कि जल्दी कैसे सोए, तो ChatGPT से पूछा या किसी से पूछा तो वो यही कहेंगे कि सोने से पहले 1 घंटे मोबाइल को रख दो और फिर सोने की कोशिश करो। अरे भाई, सोने से पहले 1 घंटे या 5 घंटे निकल जाते तब तक नींद नहीं आती। मतलब सच में नींद नहीं आती। मतलब मोबाइल साइड में रखा हुआ है और हम कुछ ना कुछ सोचे जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग के कारण हमें नींद ही नहीं आती। और क्योंकि इतना गहराई से कभी ध्यान नहीं दिया ऑब्जर्वेशन पे, मतलब खुद के विचारों पे, तो फिर नींद आना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो वो भी एक कारण है। चलो, एक लक्ष्य कुछ कह रहा है उसको। हाँ, आप बोलो। अब इसको थोड़ा क्लोज करेंगे। हाँ, टाइम हो गया है अपना एक्चुअली। मैंने जो मेरे साथ में फील करा है, मतलब जब भी एग्जाम्स और जब भी पढ़ना होता है तब तो ठीक है, वो रीज़न हो जाता है, बट अभी ऐसे कुछ ज़्यादा पढ़ने को है नहीं, फिर भी रात में जगना मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। और बढ़िया, इनको दे दो। 1 मिनट भैया। हाँ, सुन लो। पूरे दिन हार्डवर्क करते हैं ना, शारीरिक श्रम, तो अच्छे से नींद आती है। मैंने प्रैक्टिस की है, फार्म पे थोड़ा कुछ खुद से कर लेता हूँ। जिस दिन थोड़ा ज़्यादा ही काम होता है खेत में, तो ऐसे अच्छे से नींद आती है कि सीधा सुबह ही आँख खुलती है। हाँ, इसमें मुझे लगता है, हाँ इधर माइक पास कर दो। हाँ, इसमें मेरा बहुत पुराना अभ्यास था, सोने में 9-10 तो आराम से बजते थे। तो फिर मैंने इसमें ऐसा किया कि 2000 रुपये जिम में दे के आ गया पहले ही फी एडवांस में, और फिर जाऊँ ना जाऊँ तो भी अंदर से लगता था नहीं जाऊँगा, तो फिर उससे मेरा अभ्यास बना सुबह उठ के जाने का एक तो। और दूसरा इसमें ये होता है कि सुबह कुछ प्रोडक्टिव होता ही नहीं है काम करने को उठ के, तो फिर अभी तो कंप्लीट चल रहा है वो। बढ़िया, सुनेंगे अभी। हम लोगों ने 2018 में इस समस्या को लेकर रिसर्च की थी, जिसमें 1000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। तो रिजल्ट जो हमारा जो रिसर्च था वो ये था कि ये जो नींद है, इसका 12 साल से लेकर और 25 साल तक की उम्र के जो लोग हैं उन पे क्या असर होता है, रात को देर से जागने से क्या होता है, लेट उठने से क्या होता है। तो सबसे पहले हमने ये पाया कि मान लीजिए आप एक कार में जा रहे हैं एंड यू आर नॉट द ड्राइवर, आप पीछे बैठे हैं एज ए ऑनर, और ड्राइवर कार चला रहा है और आपको नींद आ जाए तो फिर आप नॉर्मली सो जाओगे कार में। ट्रेन में हो तो ट्रेन में भी सो जाओगे। और जैसा कि उन्होंने बताया कि, और श्याम भैया ने भी बताया कि आपने कुछ ऐसी महान आत्माएं देखी हैं जो क्लास में भी सोई जाती हैं। तो इससे ये साबित होता है कि ह्यूमन ब्रेन को जहाँ और जिस वक्त नींद आ जाए वो उस जगह की इम्पोर्टेंस नहीं समझता, सो ही जाता है। तो नींद पे ब्रेन का काबू नहीं होता। तो अगर क्लासरूम में ब्रेन सो सकता है तो रात को 10 बजे जब वो अपने रूम पर है और नींद आ जाए तो वो तो वहाँ भी सो सकता है, वहाँ कौन रोकेगा। तो जब नींद आ ही नहीं रही तो क्या करें, पढ़ाई कर लेते हैं। तो आप इसलिए नहीं पढ़ते कि आपको पढ़ना है, आप इसलिए पढ़ते हैं कि नींद नहीं आ रही। ये एक बात। फिर हमने ये पाया कि आंखों के अंदर एक प्रोटीन होता है मेलानोप्सिन नाम का, जो कि वाइट और ब्लू लाइट से रिएक्ट करता है। अगर आपके कमरे में रात को वाइट लाइट है या ब्लू कलर की लाइट है तो उसका जो रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और उसका ब्रेन पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट आता है। इसलिए जब लाइट का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग मोमबत्ती जलाते थे, दिया, जिसकी कलर हमेशा येलो होता था। तो जब येलो लाइट आंखों को पड़ेगी तो उसका जो रिएक्शन है वो बहुत कम होगा, 2% से भी कम। अब मोबाइल की स्क्रीन में तो वाइट और ब्लू लाइट होती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, रात को 10-11 बजे से लेकर और 3 बजे तक इंसान का दिमाग एक हार्मोन को बनाता है जिसका नाम होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन नाइट हार्मोन है और इसको ये होता है टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी का एंटीडोट।
पर ये बनेगा तब जब कमरे में अंधेरा और आपको डीप स्लीप होगी। तो 3 बजे के बाद शुरू हो जाता है एक दूसरा हार्मोन जिसका नाम सेरोटोनिन है। सेरोटोनिन होता है एंगर का एंटीडोट। अब अगर आप रात को 2 बजे तक 3 बजे तक जाग रहे हैं तो आपको मेलाटोनिन डेफिशिएंसी हो सकती है, और क्योंकि इंसानी बॉडी को रेस्ट चाहिए तो 6-7 घंटे की नींद भी चाहिए, तो आप ऑफ कोर्स लेट भी उठोगे। तब क्या होगा, सेरोटोनिन डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो जब बच्चों पे 6 महीने तक रिसर्च की तो हमने 2 ग्रुप बनाए, जो जल्दी सोकर जल्दी उठते थे ए ग्रुप, और बी जो बहुत देर से सोकर देर से उठता था। 6 महीने में हमने पाया कि दोनों के मार्क्स बिल्कुल भी कम नहीं हुए, पढ़ाई में वो इक्वली परफॉर्म्स कर रहे थे बढ़िया तरीके से। फिर हमने स्टेप 2 में दोनों ग्रुप को एक आर्टिफिशियल स्ट्रेस देना शुरू किया, तनाव। तो हमने पाया कि जिस ग्रुप को जल्दी उठकर जल्दी उठने की आदत थी, जल्दी सोकर, उन्होंने तनाव का मुकाबला कर लिया और वो बहुत ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन में नहीं आए। बट जो ग्रुप बी था, जो देर से सोकर देर से उठता था, और जब उनको तनाव दिया गया तो वो उसको झेल नहीं पाए, और बहुत सारे बच्चों को तो दवा खाने की भी नौबत आ गई। तो कंक्लूजन ये निकला, जब तक जिंदगी अच्छी चल रही है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 3 बजे तक जागो, 4 बजे तक जागो, पर कभी जिंदगी ने आपको तनाव दे दिया और वो थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको झेलना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर शायद दवा खानी भी पड़ सकती हूँ। ये उस रिसर्च का कंक्लूजन था। तो इसीलिए जो बुजुर्ग कहते हैं जल्दी सो जल्दी जागो, उसके पीछे शायद वो उसका विज्ञान ना जानते हों, परंतु वो हेल्थ से बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। थैंक यू। एक सेकंड, पीछे कुछ कह रही हैं दीदी, उनको सुन हाँ, लेते हैं। आप कुछ कहना चाहते हो? पूछो। सर मैं ये पूछना चाहता था कि आपने बताया सुबह रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठना, तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, मेरे को अभी इतना पता नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ पूछो। कि जैसे मैं रात को लेट तक सोता हूँ, 12-1 बजे तक सो जाता हूँ मैं। मेरे को पर मेरा फिक्स टाइम है, मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, तो मैं 4 या 5 घंटे की नींद ले लेता हूँ। फिर मैं उसके बाद जो बाकी नींद रहती है वो दोपहर में, जैसे मैं ऑफिस से आता हूँ तो मेरे को टाइम मिल जाता है, तो मैं 2 घंटे की नींद वा लेता हूँ। तो वो क्या मेरे लिए सफिशिएंट है या नहीं है? इंसानी दिमाग, खास तौर से एडोलसेंस ब्रेन को, अगर आप 9-10 घंटे सो जाएंगे तो वो इतना ज्यादा बुरा नहीं है। वैसे तो 6-8 घंटे बहुत होते हैं, बट अगर आप 5 या 4 घंटे सो रहे हैं 24 घंटों में, तो ये बहुत ही बुरा और खतरनाक है। तो व्यक्ति को ज्यादा सोने से तो इतना तकलीफ नहीं है, बट कम सोने के ब्रेन के अंदर बहुत सारे डैमेजेस हो जाते हैं जिनकी भरपाई आप नहीं कर पाएंगे। तो केवल इतना समझें आप कि क्या 24 घंटे में आप 6-7 घंटे टोटल सो पाते हैं, चाहे ब्रेक पे। जैसे कल कोई बात कर रहा था रोनाल्डो की, तो आप नहीं जानते कि वो 1.5 घंटे में के स्लैप में ही सोता है, वो लगातार 6-8 घंटे नहीं सोता। 1.5 घंटा सोएगा, फिर काम करेगा, फिर कुछ टाइम के बाद फिर 1.5 घंटा सोएगा, क्योंकि वो जिस फुटबॉल को खेलता है उसको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो फिजिकली भी टायर्ड होता है वो। तो हम लोग ज़्यादा बहुत शारीरिक मेहनत नहीं करते हैं, मानसिक हमारी मेहनत ज़्यादा होती है, मेंटल वर्क ज़्यादा है पढ़ाई का। तो इसके लिए फिर आपको योगा, प्राणायाम या फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। और अगर एज ए डॉक्टर आप मेरी रिकमेंडेशन मानेंगे तो 11 बजे तक तो सो जाना चाहिए। शुरू के कुछ दिनों तक नींद नहीं आएगी, पर फिर आएगी। और वो जो कहा ना चैट जीपीटी ने 1 घंटा फोन छोड़ो, वो सच कहती है, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन से ओवरलोडेड होते हैं ना, तो नींद नहीं आती, वो सेटल डाउन होना पड़ता है। एक मिनट, पीछे दीदी कुछ कह रही हैं। बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, रात में सोना चाहिए, सब कुछ है, बट द मेन रीज़न व्हाट आई सी कि ये यंग जनरेशन क्यों नहीं सोती है, एंड आई हैव ऑब्जर्व दिस वेरी क्लोजली एंड ऑनेस्टली। यदि सारे बच्चे अपने में झांकेंगे तो दे विल रियलाइज व्हाट आई सी मेन रीज़न एज देयर क्लियर डिफायंस टूवर्ड्स देयर पेरेंट्स। उनको पेरेंट्स सो गए, उस वक्त उठ के वो बहुत सारे काम करने हैं जो पेरेंट्स को नहीं देखना, और दिन में यदि वो जगेंगे तो दे विल बी इन फ्रंट ऑफ देयर पेरेंट्स। उनकी बहुत सारी हरकतें मॉनिटर होंगी, वो नहीं चाहिए। इसलिए सुबह सोना है जब मम्मी जगेगी, और
फिर उनको ब्रेकफास्ट 100 थिंग्स ब्रेकफास्ट नहीं होगा, और मतलब एक ही घर में रहते हुए अमेरिका और इंडिया की तरह से दैट वी डोंट हैव एनी कम्युनिकेशन फॉर वीक्स टुगेदर, एंड दैट इज व्हाट दे वांट टू अवॉइड. दिस इज व्हाट आई सी एज मेन रीजन. नींद नहीं आती, मैं रात को प्रोडक्टिव है, सब झूठे बहाने. दरअसल आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो पार्शली राइट है, पूरा सच इसलिए नहीं है क्योंकि कोटा में लगभग 3 लाख बच्चा हॉस्टल में ही रहता है. वहाँ तो उनके माँ बाप नहीं होते, वो वहाँ पे भी रात भर जागते ही हैं. और मतलब देयर आर मल्टीपल रीजंस, एक अकेला रीजन नहीं होता. आपकी पर्सनल डिमांड क्या है. बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी हैं क्योंकि ब्रेन को नहीं पता आप पढ़ रहे हो या मोबाइल देख रहे हो. ब्रेन का काम है हार्मोन को बनाना, और उसका एक वक्त है, क्योंकि वो आपका गुलाम नहीं है कि आपके हिसाब से हार्मोन बनेगा. मेलाटोनिन का जो टाइम है वो वही टाइम है पूरी पृथ्वी पर. सर्केडियन रिदम जब गड़बड़ करता है, जो यहाँ पे गर्दन के पीछे पॉन्स है जो आपके पूरे डे नाइट को डिसाइड करती है, तो आप ये भी नहीं जानते कि आपका पूरा जो आपका पूरा का पूरा सिस्टम है बॉडी का, वो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा. राइट, आपकी फीलिंग डिस्टर्ब होंगी. मतलब आप कुछ होते हैं और कुछ बन जाते हैं. फिर माँ बाप सोचते हैं मेरा बच्चा इतना बदतमीज कैसे है, चिड़चिड़ा कैसे है, टॉलरेंस पावर घट जाती है. तो वक्त पे सोकर जाके देख लीजिए एक बार, क्या पता. कोटा वाला तो थोड़ा फैशन है, एंड दैट इज लाइक फोमो, एवरीबडी इज डूइंग एंड आई शुड नॉट बी लूजिंग. हाँ, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल कंडीशन. जैसे बच्चे जो घरों में रहते हैं वो हॉस्टल में रहते हैं, वो अब कॉलेज बच्चे सबके पढ़ने जाते हैं, वो मम्मी डैडी नहीं होते. नॉर्मल लगता है, दिन में पढ़ना इज नॉट काउंटेड, एंड आई वांट टू साउंड स्पेशल. आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट मैम कि बच्चा माँ बाप से छुपकर मोबाइल चलाने की वजह से जाग रहा है, ये एक रीजन है, पर ये पूरा सच नहीं है. मैं ये केवल ये कह रहा था. हाँ, ये कुछ कह रहे हैं सर. जैसे कि आप कह रहे हैं ये जो टाइम 11 बजे से लेकर जो सुबह का टाइम है, जैसे कि हम अपनी मर्जी से, जैसे कि जनरेशन जो चल रही है वो सो रही है, बट वो क्या करे जो बाय प्रोफेशन नाइट में जागता है. जैसे कि मैं फोटोग्राफी करता हूँ अपने काम में, तो मैं नाइट, मेरा काम ही नाइट का है पूरी. तो कोई ऑल्टरनेटिव है इस चीज का जो मैं इसको कवर कर सकूं? आपको उसके लिए फिर योगा प्राणायाम ज्यादा करना चाहिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज ज्यादा करनी चाहिए आपको, बट उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा. ओके, बढ़िया. तो हाँ, ये बस लास्ट सुन रहे हैं हम लोग. आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क. नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है जीवन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यदि नींद नहीं आती हुए तो आप ध्यान रखें, शाम को सोते समय ठंडे पानी से पेट धोएं. ठंडे पानी से पेट धोएं, अपने आप नींद आ जाएगी. बिल्कुल. और बाकी ऑल इज वेल. बढ़िया. तो देखिए, क्लोज करने के पहले मैं 3 बातें कहूंगा जिसको आप सब लोग वेरीफाई करके देखिएगा. आज की जनरेशन को अगर आप एक अथॉरिटी की जगह से बात करना शुरू करेंगे ना कि मुझे सही है और मुझे सही का पता है, कोई सुनने के लिए नहीं बैठी हुई. ठीक, मुंह पे बोले चाहे नहीं बोले. ठीक, अंदर बहुत साफ है वो कि कान में रुई डाल के यहाँ बैठे हुए हैं, सुनाई तो कुछ देता नहीं उनको. क्यों जी? एकदम सही बात है. तुम्हारे मन को मैं पढ़ लेता हूँ, देख रहे हो. हमारे जैसी कोई लड़की ढूंढना तुम्हारे मन को पढ़ के ठीक रखेगी. दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अब अगर अगले को आप समझने और सहयोग करने की सोचते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा लगता है कि चर्चा में हमने पहले इस बात को फिक्स कर लिया है कि 9 बजे 10 बजे 11 बजे सोना ठीक है और 5 बजे उठना ठीक है. ये पोजीशन हमारा फिक्स हो गया है. ठीक, फिर हम चर्चा कर रहे हैं तो बेसिकली क्या होता है कि हम आर्ग्यूमेंट्स ठीक ही कर रहे होंगे. मैं पोजीशन गलत है मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, सही है इस पर भी मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन हम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, हमको लगता ही है कि हम ठीक कर रहे हैं, बट अगले के पास अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं अपने खूंटे को जस्टिफाई करने के लिए. तो खूंटा हमारा भी गड़ा हुआ है एक जगह, जस्टिफिकेशन हम देते हैं, खूंटा अगले का भी गड़ा हुआ है, जस्टिफिकेशन वो देता है. और आर्ग्यूमेंट से चीजें एक पॉइंट के बाद तय नहीं होती.
कहीं ना कहीं आपस में संबंध में आश्वस्ति की जगह है, एक दूसरे का ध्यान रखने की जगह है, एक दूसरे के लिए केयर और कंसर्न होने की जगह है, जहां से अगले के आर्गुमेंट को हम सुनने का भी काम शुरू करते हैं। उसके पहले तो सुनना ही नहीं होता है। तो हमको लगता है कहीं ना कहीं हमको उन तरीकों को धीरे धीरे बदलने की जरूरत है। जब सब बिगाड़ हो गया है तब बात वहां से शुरू हुई है। शुरू से तो बहुत दूसरे तरीके हो सकते थे। अब तो इस बात की जरूरत है कि हम बहुत ओपन ढंग से डिस्कशन को स्टार्ट कर सकें और उसमें भी सुनने के काम को कर सकें। और वो फीलिंग ऑफ ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और अफेक्शन अगर सही अर्थों में अगले तक पहुंच पाएगा और अगले में भी वो किसी लेवल पर जनरेट होगा, वहां से कुछ कंसर्न एक दूसरे का डेवलप हो सकता है और इन मुद्दों के समाधान निकल सकते हैं। अन्यथा तो मुश्किल है। बात जहां से शुरू हुई थी मैं उसको कंक्लूड कर दे रहा हूं। और जहां से हम लोगों ने आज दिन भर की चर्चा को शुरू किया था, उसमें मुख्य मुद्दा मैरिज के संदर्भ में या पेरेंट्स के साथ चर्चा के संदर्भ में कुछ टेक्निक को ढूंढने का नहीं है। मुख्य मुद्दा तो भावों को इंश्योर करने का है एक दूसरे के लिए, और उस भाव के साथ हम कैसे मित्रवत एक दूसरे के साथ जी सकते हैं। डिजाइन तो अब आज वो सोचने की है। आज का समय तो उसी को सोचने का है। हम यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं। कल सुबह इस पर जो भी और बात होगी अगर, तो उस क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करके हम कैरियर वाले मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहेंगे। रोजगार के संदर्भ में हम बात करना चाहेंगे।